संगीता वर्मा मैम, तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए. Now I would like to call RJS Abhishek Gurjar. Huge round of applause, everyone. I would request Sayog sir to pay gratitude with a bouquet. Round of applause for RJS Mridul Nagarji. I would request Sayog sir to facilitate him with a gratitude bouquet. Mridul Nagarji is an NLU law graduate and comes from a family of civil servants and medical professionals. Mridul wanted to become a RJS, and that is why he opted for this services and competitive exam. He had a lot of options for corporate, but he chose to be a person who want to participate in government services. Now, the next person in the panel, I would request Mohammed Shariq ji, RJS Mohammed Shariq ji, to be present with us. I would request Sayog sir to present the token of gratitude. Mohammed Shariq ji is currently working as a JLO and posted in Jaipur. Mohammed Shariq ji has set an amazing example that you can crack that examination with family, kids, and a job as well. A round of applause for him and his preparation, everyone. Next in the panel, the last but not the least, Lakshay Chawla ji, RJS Lakshay Chawla. A huge round of applause for him, everyone. I request Sayog sir to present the memento of gratitude. Lakshay, as the name suggests, has proven that he has focus like Arjun. Lakshay comes from a non-legal background family and is currently posted in Jaipur as JLO. We also have two dignitaries present with us. They have specially come for this event from Kanodia College, Faculty of Law. I would request Ms. Kanchan Sharma and Ms. Pragya Sharma ma'am to be present with us here. And I would request Alok sir to come ahead and facilitate both of the teachers from the Dignitaries College. हिंदी में एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर. So something like this always happen to the teachers when we suggest you that the particular inspiring story कितनी अच्छी है, उन्होंने कितनी मेहनत करी. You think अरे आपका तो काम है, आपको तो पढ़ाना है, ये तो definitely होगा. So we have invited all the members present in the panel specially for डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन, डायरेक्ट इंटरैक्शन, और वो अपनी स्टोरीज आपको खुद बता सकते हैं. सो द इंस्पिरेशन इज हियर एज वेल. जो लोगों ने इतनी मेहनत करी है, डेडिकेशन दिखाया है, परसिवरेंस दिखाया है. ऑल द एग्जाम्स दैट एवरीवन गिव्स नाउअडेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. सो ओवर टू यू सहयोग सर. अब आप इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, अपनी कहानियां बताएंगे ये. एंड एनीवन हु हैज any doubt in the audience may request the panel to answer the questions. तो ये सिर्फ अपनी कहानियां ही नहीं बताएंगे, आपको अगर कोई नुस्खे, टिप्स कुछ भी चाहिए तो आप भी वो उनसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये सेशन का पर्पस सबसे पहला हमारा ये था कि जब हम लोग क्लास में बोलते ना कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ज़्यादा बिलीव नहीं होता, कन्विक्शन नहीं आ पाता ना उसमें कि सर आप तो हर बार सेम लाइन रिपीट करते होंगे जैसे हमारे पेरेंट्स रिपीट करते हैं. सो वी थॉट कि जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी आरजेएस हैं जो आपके सामने भी बैठे हुए हैं, इन सबको बुलाते हैं और इनसे आप अपना फर्स्ट हैंड जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस ले लीजिए. आप इनसे जान लीजिए क्या मिस्ट्री थी, या जिसको हम बोलते हैं क्या सीक्रेट रेसिपी थी, हम लोग खाने के लिए बोलते हैं कई बार, तो ऐसी क्या मिस्ट्री थी जो इन्होंने सॉल्व कर ली, ऐसा कौन सा कोड था जो इन्होंने क्रैक कर लिया जो बाकी लोग क्रैक नहीं कर पा रहे हैं. तो इसलिए हम पूरे सेशन का पर्पस यही है कि इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया. देखिए, मैं आप सब लोगों को जेन्युइनली बता देता हूँ इन सब के बारे में. सबकी अपनी अपनी एक यूनिक स्टोरी है. दे ऑल कम फ्रॉम ए वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. सबकी अपनी एक डाइवर्सिफाइड स्टोरी है, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये देखी, मैंने जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था
सेशन स्टार्ट होने से पहले आई वॉज टॉकिंग टू एवरीवन, हम सब लोग साथ में थे, तो मैंने इन सबको कहा कि आप सब लोगों से जब सिलेक्शन के बाद मैंने बात की ना, सिलेक्शन से पहले भी हमारी बहुत बातें होती थी, लेकिन जब सिलेक्शन के बाद में जब बात की तो मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो मुझे नहीं पता क्या ऑब्जर्व किया, बट आई कैन फील दैट चेंज। वो चेंज मैं अपने अंदर भी फील करता हूं, और एक मैंने इन सब में एक कॉमन एलिमेंट देखा है मैम। तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, आप सब लोग भी जब इनसे Q&A करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनमें एक सिमिलैरिटी है, जो सिमिलैरिटी आप ऑब्जर्व करोगे। अब वो सिमिलैरिटी क्या है, चाहे हम उसको कोई पर्टिकुलर नेम ना दे पाए कि इसका नाम ये है, लेकिन एंड में आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इस इवेंट में क्या नोटिस किया, क्या सिमिलैरिटी, क्या वो ट्रेड था इनकी पर्सनैलिटी में जो आपने ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से आज ये सब लोग इस पोजीशन पे हैं। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम संगीता मैम से पूछेंगे, क्योंकि संगीता मैम स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाल के आई हैं। मैम को किसी और इवेंट में भी जाना है, और मैम की स्टोरी बड़ी यूनिक है। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मैम का वीडियो देखा हो, तो हमने बेसिकली उसको ऐसे स्टार्ट किया था कि 12th फेल जैसी कहानी। सो मैम की स्टोरी इसलिए बड़ी यूनिक है। मैम से बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैम का जो जर्नी जो मैम की रही है वो 10 साल की जर्नी रही है। 5 बार मैम ने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एफर्ट्स किए। 4 बार मैम संगीता वर्मा जी मैम जो हैं वो इंटरव्यू तक गईं, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रगल किए। अब ये जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी एक क्वेरी हमेशा रहती है कि शादी हो गई है, राइट, या घर वाले शादी का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और शादी हो गई है, अब कैसे मैनेज करें विद फैमिली लाइफ, कैसे मैनेज करें, अपने ड्रीम को कैसे अचीव करें। तो मैम ने वो एक एग्जाम्पल सेट किया है कि ड्रीम्स को अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता जब तक कि आप अपने ड्रीम को लेके सीरियस हैं। तो मैम पहला क्वेश्चन आपसे ही है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी 10 साल की जो जर्नी है, जैसा कि अभी मैंने बताया 2015 से आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया, तो क्या क्या आपने स्ट्रगल और चैलेंजेस आपने फेस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। ये इवेंट मैं लॉ प्रेप जुडिशरी को थैंक यू बोलना चाहूँगी पहले तो, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये हम अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। क्या हमारी स्ट्रेटजी रही, क्या हमने मिस्टेक्स की, वो हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में वो मिस्टेक्स ना करें। तो जैसे कि सर ने अभी बताया कि मेरी 10 साल की जर्नी रही, बहुत ही लंबा स्ट्रगल रहा, बहुत मेहनत की मैंने। मेरा 5th अटैम्प्ट था RJS का, और इससे पहले मेरे 3 बार इंटरव्यू भी हो चुके थे, 4th अटैम्प्ट इंटरव्यू का था। तो हमेशा मेरा मेंस क्लियर हो रहा था, बस एक बार नहीं हो पाया था। तो मेरे मन में हमेशा ये मोटिवेशन बना रहा कि थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ, थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ, आ जाएगा, इस बार आ जाएगा, फाइनल नाम मेरा आ जाएगा मेरिट में। लेकिन कहीं ना कहीं वो हो ही नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं मैं, क्योंकि गलती मेरी ये रही थी कि मैं खुद से ही मेहनत किए जा रही थी सर। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, और मैं अपने आप से ही बस अपना 100-200% मैं एफर्ट्स दिए जा रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रैक हो ही नहीं पा रहा था। इस बार काफ़ी स्ट्रगल कर लिया, लेकिन अब कहते हैं ना कि एक इंसान की एक हिम्मत भी होती है, वो कहाँ तक करे। अब तो बस लास्ट में मैं थक गई थी, मैं रियल बताऊँ आपको, मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा कि ये लास्ट में दे लेती, इससे ज़्यादा फिर कुछ और देखेंगे। तो मैंने सोचा इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी, इस बार मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। हालांकि मैंने ज़्यादा टेस्ट लिखे नहीं थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला नहीं था, 45 डेज़ मिले थे सर। तो मैंने करीब 10 के आसपास टेस्ट लिखे होंगे, और उन टेस्ट का मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला कि फाइनली मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। भले ही मेरी रैंक अच्छी ना हो, लेकिन नाम आ गया, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। मैम इस एग्जाम में रैंक मैटर नहीं करती, चाहे रैंक आपकी सबसे लास्ट वाली क्यों ना हो, मैटर ये करता है कि आपके नाम के आगे RJS लग गया। यस सर, बिल्कुल। तो इस बार मतलब मैं आप लोगों को एक यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे प्री लेवल पे हैं या मेंस पे हैं, आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, प्री के टेस्ट लगाइए, मेंस के टेस्ट लिखिए। और मैं कहना चाहूँगी RJS जो है ना, पूरी तरह से मेंस पर फोकस्ड है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके मेंस के लिए आंसर राइटिंग कीजिए, और आंसर राइटिंग के लिए आप
टेस्ट लिखिए, अपने आंसर राइटिंग को आप इसी से इम्प्रूव कर सकते हैं, टेस्ट लिख के। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखिए, आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी, आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ओवरऑल। और जो पूरा आपका जो आरजेएस का सिलेक्शन है ना, वो मेंस पे ही डिपेंड करता है। आप प्री में चाहे आपके 100 में से 99 मार्क्स ही क्यों ना आ जाए, कोई मैटर नहीं करता, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो मेंस के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं और वहीं से आपका सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगी, इंटरव्यू पे आप बिल्कुल डिपेंड मत होइए, क्योंकि पर्सनली मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू जो है उसमें कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर काम करता है। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी और इंटरव्यू अच्छा भी हो गया, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, वो बोनस मार्क्स होंगे, आपकी रैंक बनाएंगे। लेकिन इंटरव्यू कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, तो आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझसे आर्बिट्रेशन पूछा जो आरजेएस का सिलेबस नहीं है। तो इंटरव्यू पे बिल्कुल डिपेंड मत होइए और मेंस की आप तैयारी कीजिए। और बिल्कुल जो मैंने मिस्टेक की वो मत करिएगा, टेस्ट लिखिए, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लिखिए और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट टाइम आप लोग भी यहाँ बैठे होंगे। मैम, मैं मॉक इंटरव्यूज़ में कुछ कैंडिडेट से ना मैं आर्बिट्रेशन के क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो बाद में मुझे बोलते हैं सर आप आर्बिट्रेशन से क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में चला गया है, तो इसलिए मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, राइट। इतना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो लेना नहीं है, वो उसका नॉलेज गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट लॉ। अच्छा संगीता जी, आपके हस्बैंड भी यहाँ हैं, एक बार आप उनका नाम बताएंगे प्लीज़। प्रेम, मिस्टर प्रेम। हाँ, एक बार संगीता मैम के हस्बैंड भी यहाँ पे है, तो एक बार प्लीज़ उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ। और मैम के सन भी साथ में आए हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो यही है कि मैम आपके हस्बैंड साथ में आए हैं। आपकी स्टोरी में एक डिफरेंट एलिमेंट ये है कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया। अभी मेरी सर से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब मैम मॉक इंटरव्यूज़ देती थी या मैम जब टेस्ट सीरीज़ देती थी, तो सर अपने बेटे को लेकर बाहर वेट करते थे। हाँ, चाय की शॉप पे वेट कर रहे हैं। तो मतलब बचपन से ही उनका जो बेटा है, उनका जो सन है, उसके अंदर वो एक हैबिट डेवलप हो गई कि मम्मी को एग्ज़ाम देना है, मम्मी को वहाँ जाना है और हमें ना वो टी शॉप पे जाकर वहाँ पे हमें एक टी पीनी है। तो वो छोटे से बच्चे के अंदर भी ना वो एक हैबिट डेवलप हो गई, वो एक मेंटालिटी डेवलप हो गई कि मुझे अपनी मदर को सपोर्ट करना है। तो मैम, आप बहुत लकी हैं, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। थैंक यू सो मच सर, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है। तो एक क्वेश्चन ये है, और ये जितनी भी हमारी यहाँ पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से है, ये मैं पूछ रहा हूँ हालांकि कि मैम, एक हाउसवाइफ होना, एक मदर होना, क्या आरजेएस बनने में एक हर्डल है? सर बिल्कुल भी हर्डल नहीं है, मैंने किया है, कोई भी कर सकता है। बस ये है कि फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली को इस तरह से आप मना सकते हैं कि भाई मुझे ये मेरा ड्रीम है, और आई एम श्योर कि आपकी फैमिली भी आपका पूरा साथ देगी आपके ड्रीम को पूरा करने में। तो बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया, बहुत मुझे सपोर्ट किया। हर बार जब फाइनल रिज़ल्ट आता था, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में, बहुत डिप्रेशन में मैं चली जाती थी, 2-2 3-3 दिन तक रोना धोना रहता था। बहुत संभाला, बहुत सपोर्ट किया और हमेशा यही कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, आपके कहते हैं ना कि किसी की सक्सेस में उनके मेंटोर्स का बड़ा रोल रहा है। जी सर। तो आपके क्या रोल रहा, आपको लगता है आपके जो मेंटोर्स रहे पूरी जर्नी में, यस, उनका क्या रोल रहा, आप इसके बारे में? मेंटोर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने इस बार फील की, क्योंकि हर बार मैं खुद से तैयारी करी थी और खुद से तैयारी करके मैं ठीक है मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक तो पहुंच जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं नहीं आ पाई थी। इस बार मैंने टेस्ट ज्वाइन किए, मैंने अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव की, जो सर थे उनसे मैंने पूछा, सब कुछ मैंने इम्प्रूव किया, तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो। तो मेंटोर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको गाइड करते हैं, आपको क्या किस दिशा में आपको तैयारी करनी है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बिल्कुल आपको गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने मेंटर के हमेशा गाइड लेते रहें। बहुत आपको फाइनल सिलेक्शन आपका मेंटर के थ्रू ही होगा, ये मेरा मानना है। सचिन तेंदुलकर को भी बिना, है ना, अचरेकर सर के बिना
सचिन तेंदुलकर भी सचिन नहीं बन पाए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग लकी हैं। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। सर मैंने सर के पास मौका इंटरव्यू दिया, सर ने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। मेरे अंदर जैसे मैं लो फील कर रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरे इतने अटैम्प्ट हो गए, और वहाँ पर अगर मुझसे रियल इंटरव्यू मुझसे पूछ लिया गया कि आप इतने टाइम आपने सिर्फ आरजेएस में लगा दिया, आपने इतना टाइम ख़राब कर, तो सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि आप सिर्फ ये बोलना कि सपनों को चेज़ करने कोई उम्र नहीं होती। तो ये चीज़ मेरे अंदर इतनी अच्छी तरह से बैठ गई थी, मुझे अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ गया था, बिल्कुल मैं यही बात बोलने वाली हूँ और बिल्कुल ये मेरा सपना है और इस सपने को मुझे पूरा करना है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बनाया आपने इंटरव्यू के लिए। आपने मुझसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू के बाद मैम ने मुझसे पूछा था, हम लोग निकल रहे थे, लास्ट इंटरव्यू इन्हीं का था, तो शी आस्क्ड मी कि सर अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके इतने अटेम्प्ट हो गए हैं, इतने अटेम्प्ट दे दिए आपने, इतना टाइम निकल गया है, तो आप फिर भी एग्ज़ाम को क्यों चेस कर। मैंने कहा आप तो बोल देना सर सपनों को चेस करने की एज नहीं होती, और अगर इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो एडीजे में होगा, नहीं हुआ तो एडीजे में होगा, लेकिन मेरा जो ड्रीम है वो पूरा अचीव होगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग का नेचर जो होता है ना, हमारा ह्यूमन नेचर वो होता है, लोग कहते हैं कि हम पर्पस क्या है लाइफ का, तो जब हम पर्पस की बात करते हैं ना, तो पर्पस बेसिकली वो ड्रीम्स होते हैं जो हम देखते हैं। हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है उन ड्रीम्स को रियलाइज करना, उन ड्रीम्स को अचीव करना, और वो वहीं तक लिमिटेड नहीं होता। उस ड्रीम को अचीव करने के बाद में, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि ये मुझे बनना है, ये मेरा सपना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक डिफ्रेंशिएट करो पहले, सपना क्या है, प्रोफेशन क्या है। अगर वो आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो उसको ज़रूर अचीव कीजिए और उसके पीछे पूरी मेहनत करो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ज़रूर अचीव होगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पैनल में एक और हमारे गेस्ट है पैनल में, मोहम्मद शारिक, मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि मोहम्मद शारिक की भी एक बड़ी यूनिक स्टोरी है। सबसे पहले शारिक जो हैं वो, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, मोहम्मद शारिक जो हैं वो जेएलओ हैं, ऑलरेडी जेएलओ की तरह पोस्टेड हैं जयपुर में, और लास्ट जो जेएलओ हुआ था, इससे पहले वाला जेएलओ सिलेक्शन उसमें हुआ था शारिक का। और शारिक की इंटरेस्टिंग बात यह है कि शारिक भी मैरिड हैं और इनकी एक डॉटर भी है। तो अब आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिपल लेवल की, राइट, जेएलओ की जॉब है, मैरिड लाइफ भी है, एक डॉटर भी है, और उसके बाद भी आरजेएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। आप स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे तो एक अलग से रूम दे दो, एकदम आइसोलेट कर दो, घर वालों को बोल दिया मैं कोई काम नहीं करना मुझे, और घर वाले भी इनफैक्ट सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं कि ठीक है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करो। लेकिन अब मैं शारिक आपसे पूछूंगा कि वैसे तो दिन में 24 आवर्स होते हैं, आपके पास क्या 48 आवर्स थे क्या? नो सर, सेम 24 आवर्स। तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? जेएलओ की जॉब मैं मान के चलता हूँ 9 to 6 आपकी जॉब रही होगी। यस सर। फिर मैरिड लाइफ है, आपकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आपकी एक डॉटर भी है। यस। तो आपने मतलब सोशल लाइफ, जॉब लाइफ और उसके साथ में आरजेएस बनना कैसे मैनेज किया? यस सर, इसमें सर सबसे पहले तो ये है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए। जब वैकेंसी आई तो मुझे ये लगा कि यार, मैं डिस्कस करता था अपने पार्टनर से भी कि देखिए अपन सर जॉब में भी हूँ मैं, और फैमिली रिस्पॉन्स, तो मैंने कई बार सोचा नहीं होगा, अब शायद गिव अप कर देना चाहिए, जैसे चल रहा है चलने दो, जॉब तो है ही, क्या करेंगे, जयपुर में सेटल हैं, सब कुछ ऑन ट्रैक है। बट फिर मैंने सोचा कि अपन ने इतना टाइम दिया है और अपना फाइनल ड्रीम जो है वो आरजेएस है, तो क्यों ना एक अच्छे से तैयारी करें। और फिर खुद को ये समझाया कि जो सिचुएशंस है वो है, अब इनमें रहकर आपको कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप ये सोचते रहें ये होगा नहीं होगा, नहीं, जो है वो है। अब आपको इसके साथ प्लान करना है कि मुझे इसमें रहते हुए कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसके लिए ये है कि आप खुद का माइंडसेट बनाएं पहले कि जो भी हो मुझे अपने टाइम जो स्टडी आवर्स है वो निकालने हैं। और उन स्टडी आवर्स में ये है कि आप जैसे मान लो 6 घंटे आप निकालते हैं या फिर 8 घंटे निकालते हैं दिन के, जैसे मेरे पास सिर्फ 6 आवर्स निकालता था मैं, उन पे मैं एकदम बहुत फोकसली स्टडी करता था। ऐसे नहीं कि बीच में फ़ोन चेक कर लिया या किसी से बात करने लग गए। उसमें ये कि फ़ोन मैंने बाहर रख दिया, साइलेंट कर दिया, फिर फ्लाइट मोड पे कर दिया, और फिर पूरा फोकस स्टडी पे किया। क्योंकि मैं सोचता था कि जो जितना टाइम मिला है ना उसका पूरा यूटिलाइज़ करना है कंसंट्रेशन के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो टाइम दे रहे हैं स्टडी करने पे उसको फोकसली दें। ये नहीं कि बीच बीच में फ़ोन चेक कर लिया। वो लोग कहते हैं कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, उसमें से ये होता है कि आप सिर्फ 2-2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी टाइम आप फ़ोन चेक कर रहे हैं या फ्रेंड से बात कर रहे हैं, बाहर चले गए। तो फोकस बहुत ज़रूरी है और माइंडसेट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और
सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सर ने बताया कि प्री मेंस इंटरव्यू ये तो एक पार्ट है, एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप खुद को ये मान लें, मैं ये समझता था सर कि आप खुद को ये मान लें कि अभी से आप जज हैं, राइट। आप खुद को अंदर से मान लें कि मैं जज हूँ, और एक जज जो होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हार्ड वर्किंग, आपको हार्ड वर्किंग बनना है, जितना है मेहनत करनी है, आपको ऑनेस्ट बनना है आपको खुद से। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं इतना पढ़ूंगा, कोई पूछ रहा है कितना पढ़े, आप बोल रहे हैं मैं 6 घंटे पढ़े आप सिर्फ 3 घंटे ही। तो ये चीज़ें, इसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी आप इस तरह से गेन करें कि मुझे एज ए जज उसको कहाँ यूज़ करना है। आप रियल लाइफ में कोई जज मान के चलेंगे, ये नहीं कि एक डाइस पे बैठ के वो जज है, ऑब्वियसली वो जज हैं, पर आप खुद को भी जज मान के चलेंगे तो आप ये देखिए खुद का नेचर भी, बिहेवियर इस तरह से कर लें सभी के साथ। और उसके साथ साथ आप जब स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं रियल लाइफ में भी ऐसे जज अभी काम कर रही हूँ और मैं स्टडी भी कर रही हूँ उसके लिए। तो डेफिनेटली आपका गोल जो है वो अचीव होगा। और प्री के लिए आप ये है कि जितना है बैरेक्ट पे फोकस रखें, नोट्स बनाएं खुद के, एमसीक्यूज जितना है उतना सॉल्व करें, बिकॉज जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे आपको खुद का एवेल्यूशन नहीं होगा कि मैंने कितना पढ़ा है। फिर बात करते हैं मेंस की, तो मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप बस सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं, आप जब तक राइटिंग नहीं करेंगे तो आपका मेंस क्लियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मेंस में एक लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और उसमें आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। एक चीज़ ये भी होती है कि लगभग 3,500 लोगों ने मेंस लिखा, तो मेरा ये था सोचना कि उन 3,500 लोगों में से मेरी कॉपी कैसे अलग से दिखे। उस पर मैंने सोचा कि किस तरीके से मेरी कॉपी जो है अलग से दिखे, एग्जामिनर जो चेक करेंगे वो क्या देखें मेरी कॉपी में। तो अपने आंसर्स जो है उनको भी आप थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाएं और अट्रैक्टिव बनाएं थोड़ा, उसमें पूरे मटेरियल भी लिखें। और इंटरव्यू के लिए जो है कि आप इंटरव्यू गाइडेंस काफ़ी अच्छी यहाँ से ले सकते हैं आप। उसमें भी ये है कि आपका लक फैक्टर तो काम करता ही है, साथ ही साथ आपको खुद पे विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा होगा, और आप गाइडेंस लेंगे तो डेफिनेटली आपका होगा एग्जाम। बिल्कुल शारिक, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी जी, दैट इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। सो ये जो प्लानिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस। और प्लानिंग के साथ साथ एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो मैंने मैनेजमेंट में पढ़ाई में पढ़ा था मैंने। यस। तो उसमें एक टेबल थी और उसमें एक कंपैरिजन था कि कंपनीज स्ट्रैटेजी, 2 तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी वो है जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो होता है। यस। और एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि स्ट्रैटेजी चाहे खराब बनाए बट इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो आप लोगों ने भी अगर जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको लगता है ना कि मेरी स्ट्रैटेजी खराब है या जो मेरी प्लानिंग है वो बुरी है, लेकिन अगर उस बुरी प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है ना, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इट डजेंट मैटर कि आपकी स्टार्ट जो है वो परफेक्ट ही होनी चाहिए, कि जब तक परफेक्ट स्टार्ट नहीं होगी तब तक आई वोंट स्टार्ट। आप कहीं से स्टार्ट तो कीजिए, इंप्लीमेंट करना तो शुरू कीजिए, चाहे वो बेलाक्ट हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे नोट्स मेकिंग हो, आप कहीं से भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। सो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलोक सर को कि मैम को एक मोमेंटो जो है एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैम को प्रेजेंट करें, और मैम के हस्बैंड को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा। सर प्लीज़ आप भी एक बार। ये सिर्फ संगीता जी आरजेएस नहीं बनी है, ये इनकी एक फैमिली जो है ना, ये एक फैमिली ने कलेक्टिवली अपना जो ड्रीम है वो अचीव किया है। तो बहुत बहुत बधाई पूरी फैमिली को। मैम, वो हम कहते हैं कि वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। हम अल्टीमेटली हम उन्हीं लोगों का एवरेज है। हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है। सो एक जो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा अभी संगीता मैम का, वो एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं आप में से कि जो लीगल बैकग्राउंड से आते हैं जुडिशरी में उन्हीं का सिलेक्शन होता है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों में से इंडिविजुअली पूछूंगा, संगीता मैम की फैमिली में आप सब लोगों को पता ही है, आप में से कोई लीगल बैकग्राउंड से है आपकी फैमिली में? कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं? पक्का आपकी फैमिली में कोई नहीं है लिटिगेशन में, जज हैं? अब ये जो एक क्वेश्चन था कि ये कहते हैं ना सब लोग कि अगर लिटिगेशन बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली में जज है तभी होता है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं
कि इनकी फैमिली में से आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जज बनेंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा ना कि अल्टीमेटली वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। हम उसी का एवरेज है। तो आपके अराउंड ऐसी कंपनी हो, इसलिए हमने आज हमारे सारे जो नए आरजेस जो अपॉइंट हुए हैं इन सबको इनवाइट किया है, ताकि आप इनकी कंपनी से इंस्पायर हो और आप लोग भी इनसे इंस्पायर होकर नेक्स्ट आरजेएस में आपका भी सिलेक्शन हो। सो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ अभी एक और पैनलिस्ट ज्वाइन कर रही हैं एंड हर नेम इज़ मेघा जैन। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मेघा जैन मैम ऑन स्टेज। A huge Please. round of applause, everyone. And now we request Alok sir. The token of gratitude presented by Alok sir. मैम वी हैव वन मोर गेस्ट। हमारे साथ एक और गेस्ट आई हैं एंड मैम प्लीज स्टेज पे आइए। एडवोकेट दीक्षा मिश्रा मैम, एंड शी इज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट राजस्थान हाई कोर्ट। एंड We would request Alok Alok sir. sir to felicitate ma'am. सो मैम आज स्पेशली टाइम निकाल के सेशन को अटेंड करने के लिए आई हैं। वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मैम से आप लोग जान सकते हैं, मैम प्लीज हैव अ सीट। मैम से आप जान सकते हैं कि प्रैक्टिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं या प्रैक्टिस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको लिटिगेशन के बारे में जानना है तो आप डेफिनेटली मैम से बात कर सकते हैं, मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो सहयोग सर, आज तो पूरा कोर्ट ही यहाँ मौजूद है, बिल्कुल। वकील भी हैं, जज भी हैं, मुलजिम हम बन ही जाएंगे। बिल्कुल मैम, फील तो आज मूड कोर्ट वाला ही आ रहा है पूरा, कि सारे जजेस जो हैं वो आ गए हैं और साथ ही साथ सारे हमारे लॉ के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, एडवोकेट्स भी हैं। तो पूरी की पूरी जो हमारी कोर्ट है वो वहाँ पे लग गई है। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक से पूछते हैं। हम लोग कोर्ट की बात कर रहे थे ना, तो मेरे को लगता है कि कोर्ट नहीं, आज पूरी बेंच लगने वाली है यहाँ पे। जैसे हाई कोर्ट में बेंच होती है ना, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, लॉ के स्टूडेंट्स जानते हैं, फुल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो मैम हम थोड़ा बेंच को और बड़ा कर रहे हैं, तो हमारी बेंच को थोड़ा और बड़ा बनाने के लिए और एक और हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो आ गई हैं। सो लेट मी वेलकम साक्षी जैन। नाउ वी रिक्वेस्ट आलोक सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभिषेक से हम क्वेश्चन पूछने वाले थे। अभी हम एक एक करके जब बात करेंगे ना, तो मैं ट्राई करूंगा जितना मुझे रिकॉल होगा, मैं आप सबको हर एक जो आरजेएस आपके सामने हैं, जो ऑनरेबल जजेस आपके सामने हैं, इन सब की मैं आपको एक यूनिक एलिमेंट जो इनकी पर्सनैलिटी का वो मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहले अभिषेक से शुरू करते हैं कि अभिषेक, एक सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जब आप जॉब में होते हो ना, तो जॉब के साथ में तो प्रिपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। कैसे प्रिपरेशन करोगे जॉब के साथ में? हमारा सारा टाइम, एनर्जी, एफिशिएंसी, राइट, पूरा एकदम ऐसे लगता है दिन भर जॉब करने के बाद बॉस ने इतने काम असाइन कर दिए, ये सब करने के बाद भी, और आप तो जेएलओ भी रहे हैं, जेएलओ की तरह आप काम कर रहे हैं अभी ऑलरेडी। सो कैसे मैनेज किया आपने? पॉसिबल है जॉब के साथ में? यकीन नहीं होता, स्टूडेंट्स बोलते नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, एक जॉब तो मिल चुकी है गवर्नमेंट जॉब, फिर क्या आरजेएस के बारे में सोचना है? व्हाट डू यू थिंक? अगर ड्रीम वही है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी सर, तो वो जॉब के साथ भी पॉसिबल है। सर उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए या जजशिप में जाना चाहिए। तो मेरा यही है कि मैं 3 दिन कोर्ट गया हूँ, तीसरे दिन आई नो कि मुझे वो कुर्सी चाहिए मुझे बैठना है वहाँ पे। तो उससे वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया कि यूट्यूब पे सब कुछ सर्च कर लिया कि आरजेएस क्या होता है, कैसे बनना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब डिसाइड कर लिया। फिर बैठ गया प्रिपेयर करने, तो वो होता जाएगा। अगर आप जितना जल्दी सॉर्ट हो जाओगे कि भाई मुझे जुडिशरी में जाना है, उतना बेटर रहेगा। अब आप सोचो कि मैं प्रिपरेशन के साथ प्रैक्टिस भी कर लूँ, तो वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपको आपके गोल से थोड़ा दूर दूर लेता जाएगा, वो आपको नहीं समझ आएगा अभी, बट टाइम के साथ फिर लगता जाता है।
तो इट्स बेटर कि आप थोड़े एक माइंड हो जाएं, मैं कहूँगा कि भाई जुडिशरी करना है तो फिर जुडिशरी करनी है, अभिषेक, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आप कोर्ट गए होंगे और आपको 2 दिन चेयर नहीं मिली होगी कोई अच्छा। आपके पसंद की, तो आपने कहा ये वाली चेयर अच्छी है इसकी हाइट भी अच्छी है, विजिबिलिटी भी अच्छी है। सर वो क्या, सब लोग आते जा रहे हैं, बट एक चीज़ परमानेंट है वहाँ पे, वो चेयर है, वो चेयर, तो वो चाहिए। वेरी गुड, तो वही चाहिए, वही चाहिए सर। वेरी गुड। सो ये अभिषेक आपने बताया कि वही चेयर आपको चाहिए थी। तो एक होता ना कि एक बार मोटिवेशन जो होता है ना वो एक दिन के लिए रहता है कि आज गए, आज अच्छा लगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो गायब। ये सबके साथ होता है ना, वो एकदम एक इंस्टेंट जो मोटिवेशन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म तक वो कैसे रहे? लॉन्ग टर्म तो सर वो सपने ही क्या जो आपको सोने ना दें। अरे वाह, ऐसा क्या ऐसा बात है। कुछ कहावत है, मुझे याद नहीं है कंप्लीट। बट ये सपना वो है जो कि हम बिना सोए तो ये देखते देख हैं। सकते हैं, देख सकते जब हम जागते हैं तब इन सपनों को देखते हैं, और इसलिए इन्हें अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन मृदुल से पूछना चाहूँगा। तो मृदुल के बारे में मैं बताने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मेरी मृदुल से बात हुई, जब इनफैक्ट मृदुल हमारे लॉ प्रैप के पहले स्टूडेंट रहे हुए हैं, क्लाट के स्टूडेंट रहे हुए हैं, और उसके बाद मृदुल ने NLU जोधपुर से मृदुल ने लॉ किया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मृदुल के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कि मृदुल को शुरू से पता था कि उनको जुडिशरी में जाना है, शुरू से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। वेरी फर्स्ट डे से मेरा ये मतलब है कि मृदुल ने जब लॉ में एंट्री भी नहीं की थी ना, स्कूल टाइम से पता था कि मैं इतने साल बाद लॉ करने के बाद मैं RJS बन जाऊंगा, और एज इट इज, मतलब मृदुल ने उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 5 ईयर लॉ NLU से किया। NLUs में आप सब लोग जानते हो अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, बट मृदुल प्लेसमेंट में गया ही नहीं। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो मृदुल आपके अंदर है, वो आप कहाँ से लाते हैं इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी? स्टूडेंट्स को लगता है प्रैक्टिस कर लूँ, कॉर्पोरेट में जॉब कर लूँ, NLU का एडवांटेज है, मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा क्या था कि मतलब मुझे जुडिशरी में ही जाना है? हेलो सर, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि सर वो ड्रीम था सर, स्टार्टिंग से सोचा हुआ था कि जज बनना है सर एक दिन। तो सर उसी ड्रीम के लिए सर मैंने जब लॉ कॉलेज ज्वाइन किया तो सर पता लगा जाते जाते कि जुडिशल पावर क्या होती है, जुडिशल पावर के बारे में थोड़ा समझा और ज़्यादा समझा, तो समझ में आया कि सर मुझे लगा कि मेरे टाइप की ही जॉब है सर, मेरी पर्सनालिटी को सूट करती है सर। मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, मैं अच्छा गुड लिसनर हूँ, तो सर मुझे समझ में आने लग गया हाँ मेरे ही जैसी ये जॉब है जो मुझे पर्सनालिटी को सूट करेगी सर परफेक्टली। फिर सर धीरे धीरे मैंने 4th ईयर में फुल फ्लेजेड तैयारी ही स्टार्ट कर ली सर। मेरे को पता था सर एक दिन युद्ध होने वाला है, मैं पहले से युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट करने लग गया था सर। मैंने नोटिफिकेशन के बाद तो सर रिवीजन किया है सिर्फ, उससे पहले प्री नोटिफिकेशन मैंने तैयारी पूरी कर ली थी। मैंने सर, मेरे पास रेडीमेड नोट्स थे, मुझे पता था कि एक दिन डेट आएगी, युद्ध होगा, तो उसके लिए अपन को पूरी ही तैयारी करके रखनी है। मैंने सर जैसे इस बार 45 डेज ही मिले सर, मुझे वो टाइम थोड़ा कम नहीं लगा क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। मैंने टेस्ट सीरीज़ उससे पहले से सॉल्व कर रखी थी, मैंने सर नोट्स बना रखे थे, मेरे पास ऐसे का मटेरियल भी था। तो सर जो अभी फुल फ्लेजेड तैयारी ही कर रहे हैं सिर्फ, जो कोई जॉब नहीं कर रहे, तो वो उसका भी अपना स्ट्रगल अलग से, आपको डेली बैठना, वो बैठना भी बहुत टफ हो जाता है कि आप 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं, वो भी टफ है अपने आप में। तो अपने डे को डिवाइड कर लीजिए, जैसे मेरा डे 8 घंटों में डिवाइडेड था। 8 घंटे में पढ़ता था, 8 घंटे में बाकी के काम करता था और 8 घंटे में सोता था। इतना कर लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाता है। आपको 12, 13, 14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंटली आप 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करिए। ऐसे अपना जैसा भी आपको सूट करता है। मेरा टाइम टेबल था, आज 222 बच्चे सेलेक्ट हुए, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। आप सब में से कुछ कुछ पिक करिए। जैसे मैं सबके इंटरव्यूज देख के सोचता था कि ये इसकी इनकी बात अच्छी है, ये इनकी बात अच्छी है, तो आप ऐसा नहीं आप एक कोई किसी को ब्लाइंड फॉलो करिए। आप देखिए आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है, आपकी प्रिपरेशन को क्या दे रहा है, आपको किससे इंसेंटिव मिल रहा है, आप उन चीज़ों को पिक करिए और उन चीज़ों को फॉलो करिए। अपने टाइम टेबल पे स्टिक करिए। एक टाइम टेबल होना बहुत मैंडेटरी है इसके अंदर, कि आपको पता होना चाहिए। आज आपको, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फुल फ्लेजेड तैयारी ही कर रहे हैं, जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, घर जाते हैं पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप आज मेरा डेली टारगेट क्या है, मेरा वीकली क्या है, मेरा मंथली क्या है। मेरा पूरा लास्ट ईयर का ईयरली टारगेट बना हुआ था, और कोशिश करिए कि आप उसको फॉलो करें। फॉलो कर लेते हैं तो खुद को छोटे छोटे इंसेंटिव दीजिए। आप सोचिए 15 दिन बाद मैं एक छोटी सी मूवी देख लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, ऐसे खुद को इंसेंटिव दीजिए। उससे आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड रहेंगे एंड बन जाएंगे एक दिन ज़रूर। वेरी गुड। तो ये टाइम टेबल आपने, मैनेजमेंट आपका बहुत इफेक्टिव रहा। आपने बताया 8 आवर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वेरी गुड मृदुल। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्य से पूछूंगा। लक्ष्य, जैसे कि नाम है ना लक्ष्य, वैसे ही उसका फोकस भी पूरा अर्जुन की तरह क्लियर था
मैं आपको लक्ष्य के बारे में एक बहुत स्पेशल बात बताता हूँ कि लक्ष्य जब JLO के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब मैं लक्ष्य से मिला था। तो लक्ष्य के साथ में हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ कर रहे थे। सो ड्यूरिंग दोज मॉक इंटरव्यूज़ लक्ष्य को थोड़ा कुछ इंजरी हुई थी, तो हाथ में प्लास्टर था पूरा, उसके शायद राइट हैंड में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेफ्ट हैंड में, हाँ। तो लेफ्ट हैंड में लक्ष्य को प्लास्टर था और उसके बाद में भी लक्ष्य क्या कर रहा था कि मॉक इंटरव्यूज़ बार बार मॉक इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो JLO के एग्ज़ाम को भी लक्ष्य ने उतना ही सीरियसली लिया और तब मैंने डिसाइड कर लिया था, तब मुझे पता लग गया था उससे बात करके कि दिस गाय हैज़ सम पोटेंशियल। और उसके बाद में जब फिर RJS की जब लक्ष्य ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उससे पहले एज ए JLO ज्वाइन कर लिया। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लक्ष्य की फैमिली में कोई लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, बट उसका जो लक्ष्य है वो पहले से क्लियर था कि मुझे तो RJS बनना है, JLO में हो गया है, लेकिन अभी रुकना नहीं है। और यही लक्ष्य मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो APO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आने वाला APO का एग्ज़ाम है, तो मैं भी उनको ये बोलता हूँ कि आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर लें, कुछ बन जाएं, उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट बनाइए कि अब मेरा अगला टारगेट क्या है, वो बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लक्ष्य, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये ख्याल कैसे आया कि मुझे जुडिशरी में जाना है, RJS बनना है, ये फर्स्ट थॉट जब आया, ये कैसे आया? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ वन। एंड जुडिशरी का सपना, मेरे पापा अकाउंट्स ऑफिसर हैं, तो वो लॉ सेक्रेटरीट में थे, तो जजेस ही उनके बॉस होते थे। तो मॉम डैड जब भी किसी फंक्शन वगैरह में जाते थे तो उनको वहाँ से ये चीज़ का थोड़ा सा इंस्पिरेशन था। और मेरे पापा का हमेशा से सपना था कि एक जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है। तो मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट करा था और उनका स्टार्टिंग से ही था। इवन आफ्टर 12th मुझे भी नहीं पता था, वो क्लैट के लिए मेरा फॉर्म वॉर्म सब कुछ फिलअप कर दिया था कि नहीं, हमको तो लॉ ही कराना है। तो और मैं फॉर्चुनेट था कि मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, तो उसमें जो भी मेरे फ्रेंड्स के फादर पेरेंट्स भी थे तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, तो मैंने बहुत क्लोजली बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। तो जिस वजह से मेरे को एक जुडिशियल ऑफिसर ही बनना था, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप ऑनेस्टी अगर अपने वर्क में रखेंगे तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो वो आपकी पर्सनालिटी में भी होनी चाहिए, और पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बात हम लोग कर रहे थे कि जो अल्टीमेटली जो कंपनी है हमारी, वो हमारे फ्यूचर को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके फादर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे जजेस को देखा और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को इंस्पायर किया। और कहते हैं ना कि एक फादर का सबसे बड़ा ड्रीम यही होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे आगे निकले, और वो सबसे ज़्यादा उनके लिए प्राउड फीलिंग होती है। तो आपने अपने फादर को एक बहुत बड़ा आपने गिफ्ट दिया है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है। और अब लक्ष्य, मैं चाहूँगा कि आप एक बार माइक दें। मेघा, आपने 5 ईयर लॉ किया? जी सर। ठीक है। अच्छा मेघा, 5 ईयर लॉ वाले से करने से या 3 ईयर लॉ करने से कोई RJS बनने में आपको लगता है कोई डिफरेंस आता है? नो सर। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता? तो आपने 5 ईयर लॉ कहाँ से किया था? सर वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ से किया था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर। तो आपने फिर इसको मतलब इतना इजीली कैसे कर लिया? एक बार एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया आपने, और फर्स्ट टाइम में ही आपका प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, राइट? सर जब प्री की वैकेंसी आई थी उससे पहले मैं RJS के लिए फुल प्रिपेयर्ड थी। फुल प्रिपेयर कर रहे थे आप? जी सर। मैं जब प्री की वैकेंसी जब मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आया है, तब मुझे बस ये था कि अपने को 3-4 बार रिवीजन करना है। ओके, तो आप पहले से प्रिपेयर थे? जी सर। तो आप लोगों से बात करके ना, एक तो मेरी बड़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों ने भी किया होगा कि वो पहले से, हम कहते हैं ना कि वो बहुत सारी कंट्रीज वॉर के लिए पहले से प्रिपेयर रहती हैं, चाहे वॉर हो चाहे वॉर ना हो, लेकिन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जब वॉर की सिचुएशन बने तब हम तैयार हो। तो आप सब लोगों ने पहले से ही पूरी अपनी प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन कभी भी आए हम तैयार हैं। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने दो, फिर टाइम मिलेगा, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपका था कि पहले प्रिपरेशन मेरी पूरी होनी चाहिए। जी सर। तो अब हमें तो ये डाउट है कि आपने कुछ मतलब है ना अलग किया है, आपने कुछ अपना सीक्रेट आपका कुछ था जो आप बता नहीं रही हैं ताकि बाकी लोग RJS ना बन जाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट? ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि मैं सिर्फ सोने और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करती थी सर। तो सोशल मीडिया बिल्कुल आपने यूज़ नहीं किया? नो सर, सिर्फ से यूट्यूब, वो भी कोई लेक्चर देखना है तो बस। ओके, तो आपने मतलब आपका डिसाइडेड था कि मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो उसको भी ऐसे यूज़ करना है कि मुझे उससे बेस्ट आउटपुट मिल सके। जी सर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा साक्षी से है. वेलकम साक्षी. थैंक यू सर. साक्षी, आप बताइए कि आपने इस जर्नी में आपने क्या बहुत सारी बुक्स को फॉलो किया या आपने नोट्स बनाए, आपको ये लगा कि बेरैक्ट सफिशिएंट रहेगा? तो ये क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बेरैक्ट इंपॉर्टेंट है क्या? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बैरेक्ट ही आपकी नोटबुक है. बैरेक्ट अगर किसी ने अपनी कमांड बैरेक्ट पे बना ली है तो 70% उसका हो चुका है. और जैसे आरजेस का जो पैटर्न है, जो डिमांडिंग है, वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है. बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं. तो उनके लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे. बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा रेफ़र नहीं की, किसी पर एक बुक को मैंने रेफ़र किया है, और मेनली वो भी सिर्फ केस लॉस के लिए. अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक रेस जुडिकाटा या कुछ इस टाइप के, तो मैंने उनके लिए रेफ़र किया. अदरवाइज़ मैंने बुक्स भी रेफ़र नहीं की है. बहुत अपनी जो भी प्रिपरेशन है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से मैंने की है. क्योंकि सर जब हम बहुत सारे रिसोर्सेज को रेफ़र करते हैं तो व्हाट वी डू ना, हम अपने ब्रेन को बहुत सारा मटेरियल दिए जाते हैं जिससे जो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हमारे प्रिपरेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. तो रिसोर्सेज हमेशा कन्फाइंड और अच्छे रखने चाहिए, ताकि और अपने नोट्स बहुत ही अच्छे और प्रिसाइज अगर आप नोट्स रख सकते हैं तो लास्ट तक जब आपकी प्रिपरेशन, जब एग्ज़ाम आता है तो आप उनको बार बार रिविज़न कर सकते हैं. जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका माइंड जो है ना वो बहुत ट्रेन हो जाएगा. क्योंकि जब मेंस लिखना होता है, मेरा ये मानना है कि जब आप मेंस लिख रहे हो तो योर ब्रेन शुड बी योर पेन. मतलब आपके ब्रेन जितना तेज़ सोच पा रहा है उतनी तेज़ आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए. क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो, अगर आपने अपना टाइम सोचने में दिया तो कहीं ना कहीं आपका पेपर छूटेगा. क्योंकि आरजेस का हमेशा से जो पैटर्न रहा है वो ये रहा है कि पेपर हमेशा लेंदी होते हैं. तो अगर आपने पेपर अपना टाइम पर किया तो आप ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइड पर हो. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपने रिसोर्सेज कन्फाइंड और प्रिसाइज रखोगे तो आप बार बार रिविजन कर पाओगे और वो आपके माइंड में अच्छे से, आपका माइंड उनको अच्छे से ग्रैब कर पाएगा. सो कोऑर्डिनेशन जो इम्पोर्टेंट है आपके हैंड और ब्रेन का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. जी सर. तो आप अभी नोट्स मेकिंग के बारे में बात करी थी ना, तो मैं नोट्स मेकिंग के 2 बड़े यूनिक एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. बहुत यूनिक एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने अब तक नहीं सुने होंगे. एक एग्जाम्पल बताएगा अभिषेक, राइट? अभिषेक ने बताया, DU लॉ वाला हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? हाँ. सो अभिषेक एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट है एंड अभिषेक ने 3 ईयर लॉ किया है. और अभिषेक ने बताया कि वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बुक मिला करती थी, दुक्की. एक बुक है जिसको पर्टिकुलरली हम दुक्की कहते हैं. अभिषेक ने उसको भी एक रिसोर्स की तरह कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अभिषेक ने कहा कि सर वैसे उसको लॉ एग्जाम्स के लिए रेफर नहीं करते, बट अभिषेक ने मुझे बताया कि आपने उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाले जो इजी लैंग्वेज में थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए. तो अभिषेक उसके बारे में बताइए, वो क्या यूनिक मेथड था आपका? आपने उसको भी एक रिसोर्स बना दिया जुडिशरी प्रिपरेशन का. ये मैंने पहली बार सुना है, वरना बहुत से लोग कहते हैं कि जुडिशरी के लिए तो ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, वो वाली बुक पढ़नी चाहिए. तो ये आपने कैसे किया? वो मोटी मोटी बुक से तो सर मुझे भी डर लगता है तो मेरे लिए जितनी छोटी हो उतनी ज़्यादा अच्छी है. हाँ. तो दुखी आती है अपनी छोटी सी. हाँ. उसमें होता है कंसाइज सब कुछ, केस लॉ वगैरह सब मिलेगा उसमें. तो वो मुझे सर पढ़ने में कंफर्टेबल लगती थी, तो मैंने उसी से ही बनाया. तो आपकी नोट्स डायरेक्ट्स तो है ही आपके, वो तो आपके रामबाण इलाज की तरह काम करते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा. अभी जैसे आपको केस लॉज वगैरह याद करने में प्रॉब्लम होती होगी, मुझे भी होती है, मुझे भी नहीं याद होते. तो मत करो, इतना लोड मत लो कि मुझे केस लॉज ही याद करने हैं. आप बेरेक पकड़ में रखोगे ना, एग्ज़ाम पकड़ में. इतना मैं यही शॉर्ट एंड स्वीट रखूँगा, बेरेक पकड़ में, एग्ज़ाम पकड़ में. लेकिन आपने ये स्टूडेंट्स को क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट है. अभिषेक ने बेसिकली क्या किया, जो सिंपल लैंग्वेज थी ना वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली. बैराट की जो सिंपल लैंग्वेज थी उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया, बेसिकली उसको ऐसे यूज़ किया. तो अभिषेक का ये था कि कोई भी रिसोर्स अगर मीनिंगफुल है, काम का है, तो उसको आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो, राइट अभिषेक? अब यहाँ पे जी प्लीज. जैसे मैं 2 अगर ओरल रिवीजन करता था तो तीसरा मैं ट्राई करता था कि मैं रिटर्न करूं. तो ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हो कि आपको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा. मतलब स्टार्टिंग से हैबिट रखनी पड़ेगी कि मैं राइटिंग से ही प्रैक्टिस करूं. आप सोचो कि जब वैकेंसी अनाउंस होगी मैं तब जाके लिखूं, तो
फिर क्या आप भूल जाओगे। तो बेटर है कि हम डे 1 से ही राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब सेक्शन को ही लिखना हो गया एज इट इज़ वैसे टाइप का, फिर आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स याद होते जाएंगे धीरे 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 धीरे। अभिषेक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मृदुल से है। मृदुल की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मृदुल ने पूरे सीपीसी के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 पेजेस के नोट्स, 5 पेजेस के नोट्स, 4-5 पेजेस का पूरे सीपीसी के नोट्स, 5 पेजेस के सीआरपीसी के नोट्स, पूरे सब्जेक्ट को आप ज़रा सोच के देखिए। सीपीसी में इतने 51 ऑर्डर्स हैं, 158 सेक्शंस हैं, इतने सारे रूल्स हैं, 5 पेजेस में पूरा सीपीसी, 4-5 पेजेस में पूरा सीआरपीसी। तो ये वाली टेक्निक आप प्लीज़ बताइए। ये टेक्निक सर फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने बनाया। मेरे को पता था, सबसे पहले तो प्रोसीजर लॉ को आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले फाइल स्टार्ट कैसे हो रही है। आप अपने मन में बनाइए, या तो उसके फ्लो चार्ट्स बनाइए आप, या आप बेरेक्ट से बनाइए, किसी टीचर्स की हेल्प लीजिए, और फिर ट्राई करें कि आप उनके कीवर्ड्स लिखते जाइए, क्योंकि उतना ही इनपुट लेना जितना आप आउटपुट दे सकते हैं। आप उतना सब आप चाहें कि मैं 25 केस लॉ याद कर लूँ रेस जुडिकेटा पे, तो आप ना तो उसको लिख पाएंगे ना रिवाइज कर पाएंगे, और जब रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको लगेगा कि मुझे याद नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पे मुझे कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे थे, तो आप ऐसा ही करें, उतना ही इनपुट लीजिए जितना आपको पता है मैं वहाँ पे जाके आउटपुट दे सकता हूँ। तो अपने नोट्स को कंसाइज करते जाइए। मेरा यही होता था, जैसे पहले मेरे सीपीसी के नोट जो मेरे खुद के थे वो 300 पेजेस के थे। फिर मैंने सोचा कि इतना या तो मैं याद कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने सब लिख लिया उसके अंदर। मुझे टकवानी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो मैंने वो भी लिख लिया, मुझे कमेंट्री कुछ पढ़ ली तो कुछ लिख लिया, क्योंकि सबसे अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है। आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करिए कि अपने नोट्स को छोटा करते जाइए, और उतना कर लिए जितना आप मेंस में लिख सकते हैं। सबसे मेंस अपन को पता है, जैसे रेस जुडिकेटा सीपीसी में हो गया, आईपीसी में मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड हो गया। सबसे पहले आपको लगता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है, तो आप उनके 25 पेजेस के नोट्स बना लेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब, अब ना तो लिख पाएंगे वहाँ पे आपको 1.5 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सोचिए जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं वो आपके वहाँ के आंसर हैं, उतना ही लिखते जाइए, उनको कंसाइज करते जाइए। जैसे मेरा होता था, अगर मैंने आज 10 पेज पढ़े तो उनका 1 पेज का नोट्स रात को बना के सोता था, मेरी हैबिट थी है, और मैं उसको क्या करता था, रिकॉल करता था। आज मैंने 10 पेज पढ़े, मैं बुक्स बंद कर देता था, फिर मैं ट्राई करता था मैं उनको लिख रहा हूँ। इससे आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी होगी, इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी होगी, और प्री की प्रैक्टिस भी होगी। तो सारी अप्रोच जो है आपको मेंस ओरिएंटेड रखनी है, आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है। आप मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो प्री वैसे भी निकल जाएगा। उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं बस, वो आपको सर बता ही देंगे किस तरह से करने हैं, वो एलिमिनेशन टेक्निक क्या है वो आपको सर अच्छे से समझा देंगे। ट्राई करिए कि अपने नोट्स को छोटा करते जाइए, जितना छोटा होता जाता है उतना छोटा करते जाइए। एंड तक आते आते, जैसे मैंने सीपीसी 1.5 घंटे में रिवाइज कर ली थी पूरी की पूरी एग्जाम से पहले, क्योंकि मुझे तो फोमो होता है, मुझे लगता है मैंने ये नहीं पढ़ा, तो मैं चाहता था कि 25 पेज नहीं पढ़ पाऊंगा तो और छोटा कर लूँ। तो जैसा आपको सूट करता है वैसे करते जाइए। जी सर। अच्छा शारिक, मैं आपसे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्री, सब लोग बोलते हैं कि प्री के लिए इतने सारे एमसीक्यूज कर लिए, इतने 1000 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। मेंस में एक होता है कि आपको आंसर प्रॉपर लिखना है, तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव हो? क्या आपकी जॉब ने इसमें हेल्प किया आपको मेंस के आंसर राइटिंग में? यस सर, एक्चुअली सर जैसे मैं जूनियर लीगल ऑफिसर अभी पोस्टेड हूँ, तो उसमें क्या है कि जब फ्रेशर गए तो इतना आता नहीं था, बट धीरे धीरे जब ड्राफ्टिंग सीखी वहाँ पे, जो नोटिंग करना होता है, लीगल ओपिनियन हमें ड्राफ्ट करनी होती है उस पर, तो उससे क्या कि सर ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है वो धीरे धीरे हमें कमांड हो गई उस पर, और ड्राफ्टिंग करना काफ़ी अच्छे से आ गई, तो उसका काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे फ़ायदा मिला मेंस राइटिंग में। दूसरी, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं सेक्शंस के, जो क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग क्या करते हैं सर, जनरली स्टूडेंट्स की ब्रीफली लिखते जाते हैं, एक पैरा, मतलब पैरा भी नहीं बनाते, पूरा आंसर एक ब्रीफली लिख दिया लाइनिंग के साथ पूरा। एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो उन पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई वो पूरा देखें। आपको ये करना है कि ब्रेक करके लिखना है, जिससे कि इंग्रेडिएंट्स जो है वो डायरेक्टली दिखें कि इस आंसर के मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं, और जब वो डायरेक्टली दिखेंगे तो उसका आपको अच्छा स्कोरिंग होगा उससे आपका। और जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे मेंस की और रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो इसी से आपका मेंस क्लियर होगा। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्य से है। लक्ष्य, ये बताइए कि ऐसे राइटिंग जो आता है मेंस में, अब आपको पता नहीं होता किस टॉपिक में से आने वाला है, तो आपने उसके लिए क्या किया? न्यूज़पेपर रीड करते थे आप, या आपने उसके लिए कैसे टॉपिक्स को प्रिपेयर किया? ऐसे राइटिंग बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, हम इसमें ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये टॉपिक्स आएंगे ये आएंगे। और जैसे इस बार के एसेज भी बहुत फिलोसफिकल आ गए थे जो कि पहले कभी भी नहीं आए, तो आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए। जैसे आजकल चैट जीपीटी है, इनसे थोड़ा सा बहुत हेल्प ले सकते हैं लैंग्वेज को लेके, कि आप क्या क्या की पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, और जो भी अभी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए। और जितना भी आपके पास टाइम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 45 डेज़ ही थे,
तो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स चूज़ कर लीजिए जिस पे तो आपको ऐसे लिखना ही है, और बाकी कुछ और टॉपिक्स ऐसे इंक्लूड कर लीजिए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि आप अगर कुछ भी थोड़ा डिफरेंट भी आ गया तो आप ऐसे नहीं कि आप ब्लैंक हो गए पूरा, तो आप वो चीज़ करिए। और पहले एक टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोई भी बुक लेंगे ऐसे कि कुछ भी ले लीजिए, उसमें अगर टॉपिक्स अगर आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हैं, और जुडिशरी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए। और अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप हर एम्बिट में प्रिपेयर करिए अपने आप को, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू एनी काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक ही रखता हूँ, फिलोसफिकली रखता हूँ, और रिसोर्सेज जैसे न्यूज़पेपर ले लो और इंटरनेट इज़ सफिशिएंट। बुक्स की लैंग्वेज एज इट इज़ मत यूज़ करो, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी दिखाता है कि आपने ऐसे में क्या लिखा है, इसलिए थोड़ा बहुत ये डायनेमिक है कि अगर आप एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस्ड हो सकता है आपसे इस चीज़ से कि अगर आपने ऐसे में अच्छा लिखा है तो। लक्ष्य, अभी मैं एक न्यूज़ मैंने पेपर में रीड की थी, वो न्यूज़ थी कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच होने वाला है, और टेस्ट मैच में पर्थ में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्ट मैच होने वाला है। सो इंडियन टीम जो है ना वो पर्थ की पिचेस पे प्रैक्टिस कर रही है, पहले प्रैक्टिस मैचेस बहुत सारे वहाँ पे चल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडियन टीम में इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, विराट कोहली इज़ वन ऑफ देम, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो मतलब वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिकेटर्स में आते हैं, फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया जाकर टेस्ट मैच से पहले पर्थ की पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है, ये मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है कि ज़रूरत क्या है। उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सारे मैचेस खेले हैं, और इमेजिन कीजिए प्लेयर लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर भी शोएब अख्तर को फेस करने से पहले बॉलिंग मशीन पे उसी स्पीड की बॉल फेस करते थे, 150 की स्पीड और 60 की स्पीड में, ताकि वो शोएब अख्तर को मैच में फेस कर सके और उसकी बॉल पे 6 लगा सके। सो अभी आप जो बात बता रहे हैं वो उसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि आप सब लोगों को भी ये सोचना होगा कि मेंस के लिए हमें अपना वो माइंडसेट बनाकर, और मेंस के अकॉर्डिंग वो आंसर राइटिंग करनी होगी, और एक जो न्यूज़पेपर वाला आपने पॉइंट बताया, क्योंकि बहुत सारे आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर से दूर भागते हैं। आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूँ न्यूज़पेपर रीड करना, अगर नहीं मिलता तो मुझे बेचैनी होती है, लेकिन न्यूज़पेपर रीड करने से हमारा एक जो ओवरऑल नॉलेज है वो काफ़ी डेवलप होता है, और हम किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेघा से है। अब आपसे पूछते हैं कि आपसे इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो क्या फीलिंग थी जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, तब कैसा लग रहा था? हे भगवान क्या होगा मेरा, है ना, ऐसा लग रहा था आपको कि होता ना मन्नत मांगते हैं कि अगर मेरा हो गया तो मैं यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी, ऐसा कुछ चल रहा था माइंड में? सब भगवान तो याद आ रहे थे। ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं अंदर क्या होने वाला है। सिर्फ फर्स्ट टाइम था, पहले कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया था, तो ऐसा लग रहा था, नहीं समझ आ रहा था कि क्या होगा। फिर मेरे बड़े पापा, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने मुझे बहुत प्रिपेयर किया था, कुछ नहीं होता, मत डरना, जो आता है वो बताना। तो वैसे से सर कॉन्फिडेंटली जवाब दिया था। और सर मेरा थोड़ा जीके प्रिपेयर नहीं था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे ये था कि जीके में से ना कुछ पूछ ले। तो फिर मैं अंदर गई तो उनका सारा इंटरव्यू मेरा लो पे ही चला। तो फिर अंदर बाहर आके तो मैं इतना ब्लेस्ड थी कि वाह मेरा तो हो गया। कुछ ऐसा था ही नहीं, जुवेनाइल जस्टिस पूछा था मुझसे, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ डर नहीं था। और साक्षी, आपका क्या था? आपके माइंड में क्या चल रहा था जब आपका इंटरव्यू होने वाला था कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या आएगा? सर मेरे माइंड में ये था कि अब जो इंटरव्यू है वो तो हाथ में है नहीं, तो उसकी टेंशन लेके क्यों मैं अपनी एंजाइटी बढ़ाऊं। तो मैंने छोड़ दिया था कि अब जो होगा वो देख लेंगे। और थोड़ा सा खुद को इंटरव्यू में मैंने अपने आप को इस तरह से, अपने माइंड को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जस्ट बी यू, डोंट बी अ पर्सन जो तुम नहीं हो। तो अगर जितना आप कंफर्टेबल हो पाते हो इंटरव्यू में, इंटरव्यू बोर्ड भी उतना ही आपको अच्छे से कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करता है। तो अगर आपको नहीं आता है, से स्ट्रेट फॉरवर्डली कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट और आई विल लुक अपॉन इट, वो उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो जो चीज़ नहीं आती है उस पर अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि मुझे जवाब देना है, क्योंकि नहीं, आंसर देने के वहाँ नंबर नहीं है। आप कितना सच बोलते हो, आप आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं या क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है, उसके आपके नंबर है।
तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि सर जस्ट बी यू इन योर इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं हुआ कि कई लोगों को लगता है कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, क्योंकि लॉ बहुत वास्ट है, एग्जैक्टली सर, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम कुछ भी कोई भी न्यूज़ हम देखते हैं तो हर न्यूज़ में कहीं ना कहीं लॉ है। एग्जैक्टली। अभी एक इंडिया का T20 मैच हो रहा था, मैंने वो मैच नहीं देखा, बट एक मीम बहुत वायरल हो रहा था उस मैच का कि संजू सैमसन ने एक 6 मारा और बॉल जाके ऑडियंस में एक फ़ैन थी उसको चोट लगी, राइट? तो वो बात कर रहे थे, राइट, वो बात कर रहे थे कि इस सिचुएशन में टॉट के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे, राइट, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले सकती, राइट, क्योंकि उनकी वो कंसेंट थी। अगर आप मैच देखने आ रहे हो, बॉल आपको लगती है तो यू कांट फाइल ए केस, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ नेग्लिजेंस होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, देन यू कैन ऑब्वियसली फाइल ए केस। तो हर सिचुएशन में लॉ एप्लीकेबल होता है, लॉ बहुत वास्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने एक भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इज इट सो? ऐसा होता है? अगर हमने ये बोल दिया कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, तो डज इट? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको नहीं आता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल सकते हो कि मुझे नहीं आता है। अगर आप कंफ्यूज भी हो तो भी आप बोल दो कि सर आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन टू थिंग्स, ईदर दिस और दिस, दे विल आस्क यू। और ये एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ता है कि यू आर ऑनेस्ट। सो इंटरव्यू इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली सर, Interview योर person- ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। अच्छा साक्षी, एक क्वेश्चन जो है मैं आप सब लोगों से एक एक करके पूछूंगा, ठीक है? ये आप सब लोग बताइएगा कि आप इंस्पिरेशन बताइए, सब लोग, आप लोगों की इंस्पिरेशन कौन है? जैसे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसी भी फील्ड से हो? सर जब मैं छोटी थी, लाइक 4 और 5 ईयर ओल्ड, तब मुझे नहीं पता था कि जज क्या होता है या मैजिस्ट्रेट क्या होता है। बट मेरे एक टेनेंट थे जो कि जज थे, तो उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि वाओ, मतलब एक अपना एक वो होता है कि रुतबा होता है काइंड ऑफ कि वाओ, कि इनके साथ तो इतनी फैसिलिटी और ये सब। तो मुझे मैं भले ही 4 और 5 ईयर ओल्ड गर्ल थी, बट मुझे पता था कि मुझे जज बनना है। और उनको चेयर भी मिलती है कोर्ट में। तो फिर मैंने तब से सोच रखा था कि मुझे जज ही बनना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मेरा एक स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने लिए गोल डिसाइड करें तो बी विद इट, रादर देन मतलब बोलते हैं ना कि 2 नाव में सवार होने से कहीं के भी आप नहीं रहते हो। तो आप अपने गोल को कंसाइज कर लीजिए कि मुझे यही करना है। अगर आप हर जगह अप्रोच करेंगे तो हो सकता है आपका, क्योंकि एफर्ट्स डाइवर्ट हो जाएंगे, टाइम भी डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप एक गोल से स्टिक नहीं रह पाएंगे, तो आप उसको 100% नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है आपको कोई भी अचीव ना हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा स्टूडेंट से कि अपने जो भी गोल्स हैं उनको एक प्रिसाइज कर ले कि हाँ मुझे यही करना है। जैसे कि मैंने अपना एग्ज़ाम है वो मैंने आरजेएस ही दिया जी, मैंने और कोई स्टेट फोकस भी नहीं किया। तो एक रहता है कि आप जो भी आपका सिलेबस है आप उस तक कंसाइज रहेंगे और आपके जो एफर्ट्स है वो भी उस तक कंसाइज रहेंगे। तो ये एक अप्रोच रहती है एक। और मेघा आपका? सर जब मैं छोटी थी तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर इसी फील्ड में हैं। हाँ। तो सर तब मैं भी यही सोचती थी मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन जब 9th क्लास में थी लॉ फील्ड से कोई नहीं आपकी फैमिली? नो सर। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिलेक्शन तभी होता है जब आपकी फैमिली में जजेस हों। नो सर। क्योंकि ये हम लोग आपके आने से पहले हम लोग यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो आपकी फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं? जी सर, डॉक्टर और इंजीनियर। ओके, और नाउ यू आर द फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर? जी सर। तो सर जब 9th में डिसाइड करते हैं कि 10th के बाद क्या लेना है, तो फिर मैं तो बोलती थी मुझे साइंस मैथ लेना है। फिर बड़े पापा मेरे वो कमिश्नर थे सर कस्टम एक्साइज में, सेंट्रल कस्टम एक्साइज। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे ना सब डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तुझे अलग बनना है, जज बनना है। फिर मैंने सोचा ये जज पता नहीं क्या होता है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे LLB करनी होती है और ऐसे जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है। फिर सर तब से नहीं समझ, ये सब कुछ नहीं पता था कि अलग अलग स्टेट का होता है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये पता था मुझे कि मुझे RJS बनना है। कोई मुझसे पूछे तुझे क्या बनना है, मुझे RJS बनना है। फिर मुझे जब BCom LLB में एडमिशन लिया तो सर सब बच्चों का अलग अलग होता था, किसी को लिटिगेशन में जाना था, किसी को कॉर्पोरेट, लेकिन मेरा सर फर्स्ट डे से डिसाइडेड था कि जज बनना है। जिस दिन से ये समझ आया ना कि जजेस का क्या रुतबा होता है, क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है और समाज में उनको देखने का नज़रिया अलग होता है। और ऐसा भी होता है कि नॉर्मल इसे लोग जाके उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते ढंग से। तो तब से ऐसा था कि मुझे तो वो स्पेशल ही बनना है, जज बनना है।
तो या सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन मुझे मेरे बड़े पापा से मिली है, क्योंकि एक वो ही थे जिनके पास ऐसी पावर वाली पोस्ट थी, कमिश्नर तो बहुत पावर थी, तो बस कि डॉक्टर इंजीनियर को इतनी पावर नहीं होती है, जो ऐसे पोस्टिंग पे होते हैं, जज बनते हैं, कमिश्नर होते हैं, उन्हीं के पास पावर होती है। पावर चाहिए थी सर अल्टीमेट। पावर मिल गई आपको। हाँ सर। और ये भी आपने बिल्कुल ऑनेस्टली बताया है जी कि सर। मुझे जज इसलिए बना था, मुझे पावर चाहिए थी। जी अच्छा, मैं यहाँ पे एक पहले मैं मृदुल से लेता हूँ क्वेश्चन। मृदुल के पापा डॉक्टर हैं और मृदुल के जो बड़े भाई हैं, ही इज़ एन IPS ऑफिसर, ही इज़ एन IPS ऑफिसर। तो आपको ऐसे ही लगा कि मुझे भी UPSC में जाना चाहिए, IAS IPS बनना चाहिए? नहीं सर, उस लाइन में मैं कभी गया ही नहीं सर। 4th ईयर में मुझे पता लग गया था कि अब तो मतलब मैंने पूरा रिसर्च कर लिया था, 2-3 सीनियर्स से बात करी थी जो ऑलरेडी पोस्टेड थे, तो सर समझ आ गया था कि UPSC सर मेरे पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगा ना, मैं करना चाहता हूँ उस लाइन में। मैंने भैया को देखा है तो मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, अच्छा हो, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिले। सर मुझे पढ़ने की आदत है, तो मैं चाहता था मैं उस जॉब में रहूँ जहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहूँ, खुद को अपडेट करता रहूँ, इसलिए सर। लेकिन आपके भैया ने आपको कुछ अचीव करने के लिए इंस्पायर तो ज़रूर किया होगा कि कुछ बड़ा आपके भैया ने अचीव किया, तो आपको लगा होगा कि मुझे भी करना है। सर वो फर्स्ट हैंड आपको इंस्पिरेशन मिलती है सर। आज के जब अबंडेंस ऑफ नॉलेज है सर, आपको कोई सटीक बातें नहीं बताता कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सर पढ़ाई की, चाहे पढ़ाई का सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का तरीका सेम ही रहता है मोर और लेस। तो सर आप पता लगता है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सर आप किसी को कुछ अचीव करते हुए अपने ही फैमिली में देखते हैं तो आपको लगता है हाँ कि गोल अचीव हो सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात कही है। अभिषेक, आपको किसने किया इंस्पायर? मेरा परिवार ही मेरा इंस्पिरेशन है, मतलब वाह। मुझे उनके लिए कुछ अच्छा करना है, तो सर वही है। तो फिर भी आपको मतलब अपने चाइल्डहुड में या कॉलेज टाइम में किसी को देख के लगाओ कि या वही वाला इंसिडेंट के? वो एक मैम थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है बस उनके पीछे RGS था तो मुझे लगा मुझे भी यही करना और फिर जब आप कोर्ट गए, आपने कहा एक बजे तो यही चेयर चाहिए, सबसे अच्छी चेयर यहाँ पे यही है। सर। तो वो आपको लगा कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। शारिक, आप बताइए कि सर मेरा ऐसा रहा कि फादर के एक फ्रेंड जुडिशियल ऑफिसर थे, उन्होंने जब मैंने BCom किया, मैंने फिर 3 ईयर लॉ किया मैंने, तो जब मैंने BCom किया उसके बाद ये था अब करना क्या है, तब तक मेरा डिसाइड नहीं था कि क्या करना है। तो फादर ने कहा कि सजेस्ट किया अंकल ने कि आप लॉ करके RGS कर सकते हैं। तो मैंने फिर सर्च किया यूट्यूब वगैरह नेट पे कि RGS होता क्या है, तो काफ़ी मैं मोटिवेट हुआ कि करना चाहिए मुझे। लॉ में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर गए कॉलेज, कुछ दिन गए कॉलेज, फिर वापस लगा यार ना, तो कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं हो रही, फ्रेंड्स बना लिए, घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ईयर में तो ये रहा। फिर जब फर्स्ट ईयर पूरा हो गया तब मुझे लगा यार शायद मैं ये भी नहीं कर पाऊँगा RGS, कर लेंगे लॉ, फिर कुछ और कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। बट जब सेकेंड ईयर आया तो हम फ्रेंड्स लोग डिस्कस करते थे कि यार हम किस लिए आए हैं इस फील्ड में, कोई CS करके आया था, सबके अलग ड्रीम्स थे। फिर मैंने एक हाई कोर्ट जाने लगा, मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं, जुड़ते हैं जुडिशरी से, या लॉ से जुड़ते हैं, जुड़ना तो पड़ेगा। जब मैंने हाई कोर्ट गया तो मैंने ऑनरेबल्स को देखा, तो मैंने जब उनको सीट पे देखा तो मुझे लगा यार जज रियल में कुछ है चीज़, वो जिस तरह से डिसीजन देते हैं, जजमेंट करते हैं और किसी को रिलीफ देते हैं, किस तरीके से उनकी पावर हैं, तो वो देख के मुझे लगा कि वाकई में ये सीट कुछ है इस चीज़ में। फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, और सर ऐसा सब सिलेक्शन नहीं हुआ, बीच में एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर से मैं सोचता था कि नहीं होगा, तो मैं करता सर कोर्ट चला जाता था मोटिवेट होने के लिए। फिर से जाता वहाँ देखता, फिर सीट देता, तो मुझे लगता नहीं वापस से करना ही है। तो ये बार बार मैं मोटिवेट होता रहा और इस वजह से मैंने किया। तो जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि मोटिवेशन कम हो रहा है, उन सब लोगों को सजेशन है कि बीच बीच में कोर्ट जाया कीजिए। बिल्कुल सजेशन है मेरा। हाँ, और अगर ज़्यादा ही मोटिवेशन चाहिए तो हाई कोर्ट चले जाया कीजिए। मैम हमारे साथ हैं, मैम आपको राइट हर जजेस से भी मिलवा देंगी, वहाँ पे आप जाके हाई कोर्ट जजेस को भी देख लीजिएगा, उनकी चेयर भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये मोटिवेशन मिलता रहे कि वो जो पोस्ट है बेसिकली ये एक तरीका है मैनिफेस्ट करने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यस, कि हम किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें लाइफ में क्या चाहिए। और जब हमारा ड्रीम हम हमारे आंखों के सामने देखते हैं तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ये हमें अचीव करना है। मैं यहाँ पे एक मेरे कॉलेज के क्लासमेट में एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ कि बार बार RGS का एग्ज़ाम दे रहे थे, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन देन 2015 में जब APO की वैकेंसी आई तो APO एज ए APO ज्वाइन कर लिया, लेकिन APO के बाद में RGS में सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगता है कि एक रीज़न यही था कि जब वो भी रोज़ उस कोर्ट में जाते होंगे, रोज़ जजेस से मिलते होंगे और सोचते होंगे बैक ऑफ द माइंड इस चेयर पे मुझे बैठना है, दिस इज माय चेयर। जैसे अभी ये सेशन हो रहा है, इसके बाद सभी मोटिवेट रहेंगे, आज मोटिवेट रहेंगे, कल
फिर क्या होता है, थोड़ा सा लो हो जाता है इंसान कि ठीक है हो गया, अब अपन पढ़ रहे हैं। खुद को कैसे मोटिवेट करना है उसके आप खुद बनाइए रीजंस, कोर्ट जाइए, वीडियोस देखें, कोई मूवीज़ देख लें जिससे आपको लगता है कि मुझे जुडिशल ऑफिसर बनना है, तो वो सीट दिखती रहे आपको, उससे कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ट्रू। हम लोग तो ये कोशिश भी करते हैं, हम लोग इतने वीडियोस बनाते हैं ऑनलाइन, इतने वीडियोस पोस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स देखें उन वीडियोस को, कुछ लर्न करें, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि वो बहुत कम, एक परसेंटेज बहुत कम है स्टूडेंट्स का जो उस चीज़ को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है कि ये अगर मुझे कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे हर कैटेगरी का कंटेंट जो है अवेलेबल है। आपको टाइम पास करना है, कॉमेडी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने आप को किस तरीके से शेप करना है, हमारा टारगेट क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को एब्जॉर्ब करना है। लक्ष्य, व्हाट डू यू फील? आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया? लिमिटेड थोड़ा बहुत यूज़ किया, तो क्या करना चाहिए? मुझे आप में से किसने बताया था कि मैंने तो डिलीट ही कर दिया था, पूरा डीएक्टिवेट कर दिया था, है ना मृदुल? आपने डीएक्टिवेट कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था, आप दोनों ने यूज़ ही नहीं करते आप? अच्छा, लेकिन कम यूज़ कर रहे थे। सर मैंने एक फीचर होता है, अपना टाइमर लगा दिया था। अच्छा, जैसे मैं बिंज वॉच करती थी तो वो अलार्म आ जाता था कि 10 मिनट्स हो गए। हाँ, ओके। सो लक्ष्य, आपने कैसे मैनेज किया टाइमिंग को लेकर? ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बिकॉज मेरा जर्नी थोड़ा सा लॉन्ग रहा है। मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था और 2019 से ही मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो बहुत लिमिटेड यूज़ करता था। कभी मन करता था तो यूज़ कर लिया, नहीं तो कभी 2-3 महीने यूज़ नहीं करा। मतलब ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। और जब आप कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहोगे तो आपके अंदर भी एक ये चीज़ डेवलप हो जाएगी अपने आप। अगर आप अपने गोल को लेकर बहुत डिसिप्लिन्ड हो तो ट्रस्ट में धीरे धीरे चीज़ें फॉल करती है प्लेसेस में। और गिव अप करना तो बहुत इजी ऑप्शन होता है, आसान किसी के लिए नहीं होता। बट अगर मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई मुझे, जब मैं 2nd अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड। तो अगर कोई मुझे ये चीज़ पहले बता देता कि सिलेक्शन होने के बाद ऐसी चीज़ें होती है, या मतलब पेरेंट्स, फैमिलीज़ जो उनको हैप्पीनेस मिलेगी, तो आज मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि अगर कोई मुझे ये पिक्चर पहले दिखा देता फास्ट फॉरवर्ड करके, तो जो मैंने मेहनत पहले करी थी उससे ज़्यादा करता मैं। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा प्लीज़। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही लक्ष्य आपने। वो जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो जो खुशी होती है, वो जो इमोशंस होते हैं, राइट। एक हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो ही इज़ नॉट फ्रॉम राजस्थान, वो यूपी से हैं, वो आ नहीं पाए। तो हमने जब उन्हें फ़ोन किया सिलेक्शन के बाद में, कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो व्हाट ही टोल्ड मी कि मेरे तो घर वालों को किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है फैमिली में कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब पीछे आवाज़ें आ रही है, ढोल नगाड़ों की, सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मैंने कहा अरे बात कर लो, इंटरव्यू दो, आओ मिलने के लिए, कि सर अभी प्लीज़ लेट मी सेलिब्रेट ना, अभी सेलिब्रेट करने दो, अभी तो यकीन भी नहीं हो रहा है। ये फीलिंग जो है ना, ये बहुत अनरियल फीलिंग है। मैं जो बहुत अनरियल फीलिंग है वो मुझे बता रहा था कि सर जो मैं फेस कर रहा हूँ, तो ये आप लोग भी इनकी स्टोरीज से ना यही आपको समझने की ज़रूरत है कि जब वो अचीव करते हैं और जब सोसाइटी का आपके लिए वो रिएक्शन, वो परसेप्शन आपके लिए चेंज होता है, वो जब बदलता है आपको लेकर, तो तब आपको लगता है कि यार ये तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, इतने टाइम तक मैंने इसका वेट क्यों किया। क्योंकि एकदम से सब कुछ बदल जाता है, एकदम सब कुछ बदल जाता है। सबके आपको लेकर जो थॉट्स होते हैं, लोग जो कहते हैं कि हाँ इसने कुछ अचीव नहीं किया है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज हमारे पैनल में जो गेस्ट हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जो आरजेएस आपके सामने हैं, इन सबकी ये अलग अलग स्टोरी है। जैसे कि आप देख रहे हो, किसी का 1st अटेम्प्ट में हुआ है, किसी का 2nd अटेम्प्ट में हुआ है, संगीता जी को 10 साल लग गए, लेकिन अल्टीमेटली अपना गोल जो था वो अचीव किया। सो ये मैटर नहीं करता कि 1st अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो भी मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं है कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ज़रूरत है एक राइट गाइडेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है राइट गाइडेंस, और दूसरा कि आप उसको लेकर कितना कमिटेड हैं। अगर यहाँ पे हम महाभारत का अगर एग्जाम्पल लेना, तो महाभारत में आप 3 जो स्पेशल जो थे आर्चर थे, धनुर्धारी जिनको हम कहते हैं, एक था अर्जुन, दूसरा था कर्ण, और तीसरा कौन था? एकलव्य। तो एकलव्य के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि वो ऑनलाइन का स्टूडेंट था, वो ऑफलाइन का स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उसी से उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन है ना, अब वही वर्चुअली पढ़ते हैं, टीचर्स हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, वर्चुअली पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से वो अर्जुन वाला लेवल अचीव कर लिया था। दूसरा कर्ण, दूसरा अर्जुन, जिसके पास प्रॉपर फैसिलिटी थी, लेकिन अर्जुन के बैच में कितने स्टूडेंट थे पता है आपको?
105। 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, 105 स्टूडेंट्स थे। लेकिन अर्जुन का फोकस ऐसा था कि अर्जुन ने एक बार रात को देखा कि जब हम खाना खा रहे हैं और लाइट चली गई है, तब लाइट तो खैर होती ही नहीं थी, लोग दीपक यूज करते थे। तो अर्जुन ने देखा कि लाइट जाने के बाद भी मेरा हाथ जो है वो खाने को मेरे मुंह तक लेकर आ रहा है, बिना अंधेरे में भी मेरा इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है बिटवीन माय हैंड एंड माय ब्रेन कि वो खाना जो है वो अपने आप वो सही पोजीशन पर ही लेकर जा रहा है। तो अर्जुन ने सोचा कि क्या ये चीज मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता अपनी प्रैक्टिस में। तो अर्जुन ने क्या किया, रात को अंधेरे में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया, अंधेरे में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि मैं बिना देखे अंधेरे में तीर चलाऊंगा, और वो अपना जो लेवल था वो अचीव किया। अब अर्जुन के पास फैसिलिटीज थी, लेकिन फिर भी उसका जो इंडिविजुअल कमिटमेंट था ना, वो कमिटमेंट बहुत बड़ा था। और तीसरा स्टूडेंट था कर्ण। आप में से कोई मुझे बताएंगे कि कर्ण के गुरु कौन थे? प्लीज बताइए। परशुराम जी थे। जी प्लीज हैव अ सीट। परशुराम जी थे, लेकिन कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने उनसे एजुकेशन लेने के लिए ना उनसे झूठ बोला, है ना, अपना इंट्रोडक्शन जो था वो गलत दिया, और गलत इंट्रोडक्शन देकर लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उनसे वो जो एजुकेशन थी ना वो ले ली। बाद में परशुराम जी ने उनको श्राप दिया था कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारी स्किल काम नहीं आएंगी। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों के जो मेंटोर थे, परशुराम जी, द्रोणाचार्य, वो दोनों ने उनको इतने अच्छे से ट्रेन किया अपने स्टूडेंट्स को कि उनको उस लायक बनाया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इन तीनों स्टूडेंट्स का जो कमिटमेंट था, जो इनका फेथ था अपने टीचर्स के लिए, और इनको पता था कि हमें कुछ अचीव करना है। तो अगर आप भी ये चाहते हो ना कि आपका भी ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए, तो आपके बैच में बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जैसे कि 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। लेकिन अगर आपको अपने बैच का अर्जुन बनना है तो आपको पूरी फोकस करना ही होगा। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे बाद में पता लगा, सर यूट्यूब पे आपका लेक्चर देखा था, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे, वहाँ से पढ़ाई की थी, वहाँ से लेक्चर देख के सर मैंने ये पूरा टॉपिक समझा था। मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं जानता, बट ऑब्वियसली आई कांट आस्क देम, अच्छा मेरे स्टूडेंट हो, मैं द्रोणाचार्य हूँ, दक्षिणा दो। बट वो लगता है कि वो एक स्टूडेंट का कमिटमेंट कैसा है कि मैं जिस पर्सन से आज तक कभी मिला नहीं हूं, उसने भी जुडिशरी का एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया, मेरा स्टूडेंट है, मुझे पता नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में सब लोग कहते हैं कि टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में उसका खुद का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स आपको हर फैसिलिटी ऑफर कर देंगे, आपके टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा भी देंगे, लेकिन आप कितना एफर्ट डाल रहे हो ना, वही डिफरेंशिएट जो है ना, वही इतिहास बनाएगा, वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट हुए, लेकिन हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात क्यों करते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बात क्यों करते हैं? बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स हुए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि उन्होंने वो एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया है, हम उसी लिए उनके बारे में बात करते हैं। और सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आलोक सर जो है अब इस सेशन में अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट के बिहाफ। गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये सभी बच्चों का ये प्रश्न होता है कि जो नए बच्चे तैयारी करने आते हैं उनका होता है कि सर प्रिलिमिनरी का तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो हमारा तो यही होता है कि हम यही बताते हैं कि सबका एक यूनिफाइड प्रोसेस है, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू सबका अलग अलग तैयारी नहीं होता है। अगर आप बेयर एक्ट पे फोकस करें, बेयर एक्ट पे लिखना शुरू करें, बेयर एक्ट के जो आंसर हैं उसको लिखना शुरू करें, और साथ ही साथ उस आंसर को अगर बोलना शुरू करें, लिख के अगर बोलने की प्रैक्टिस कर लें, तो आपका समझिए कि कंप्लीट तैयारी हो जाती है। तो आप लोग अपने तरफ से थोड़ा कुछ बताइए कि इनको प्रिलिमिनरी की तैयारी में आपको क्या क्या हर्डल आए, मेंस की तैयारी में आपने क्या किया, और इंटरव्यू के लिए क्या आपने अलग किया। तो पहले तो प्रिलिमिनरी के बारे में सर आप थोड़ा बताइए। प्रिलिमिनरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बेयर एक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड रखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बिकॉज
जिस हिसाब का अभी कंपटीशन है तो कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी के लिए बेयर एक्ट अच्छे से करिए और इंडेक्स आपको बहुत थॉरो होना चाहिए। इंडेक्स का बहुत बार रिवीजन करिए और उसके साथ साथ जैसे आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए एमसीक्यूज़ की, उसको ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लिया दैट इज़ इनफ, उसको कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको एमसीक्यूज़ में थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने होते हैं, या अगर चारों ऑप्शन बहुत सिमिलर आ गए तो आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है। और दूसरी चीज़ इसमें ये इंक्लूड करूँगा कि आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए और बहुत सारे जुडिशरी के जो भी एग्जाम पेपर्स होते हैं प्रिलिमिनरी के लिए आप वो देखिए, बिकॉज उनको देख के आपको एक थोड़ा बहुत फेयर आइडिया लग जाएगा कि हाँ प्रिलिमिनरी के लिए कैसा करना होता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तो आपको पता चल गया कि सर ने जो आपको बताया था कि प्रिलिमिनरी की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जो आरजेएस सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो भी आपको यही बता रहे हैं कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना है और साथ ही साथ प्रिलिमिनरी के लिए मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करना है। और सर ने मेंस के बारे में भी यही बताया कि मेंस के लिए आपको बेयर एक्ट के साथ साथ रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं उस कंसर्न्ड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और उस कंसर्न्ड स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप बार बार लिखें, लिखने का प्रैक्टिस करें और थोड़ा डायग्रामेटिकली आंसर फ्रेम करने का प्रयास करें। तो सर से मेरा एक प्रश्न है कि बच्चों के तरफ से यह प्रश्न है कि जो मेंस की तैयारी होती है तो लॉ को तो लोग टैकल कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज में फंस जाते हैं। इस बार भी आपने देखा कि मेंस में बहुत सारे बच्चे जिनको इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए, ऑल द उनको लॉ में अच्छे मार्क्स आए लेकिन इंग्लिश में उनको 0 मार्क्स भी आए। तो लॉ के साथ साथ लैंग्वेज पेपर को भी कैसे टैकल करें आरजेएस के लिए, सर थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है कि जो हम लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ लॉ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करते हैं, जो कि आरजेएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब तैयारी करें आरजेएस की तो अपने शेड्यूल में ये चीज़ हमेशा ऐड ऑन रखें कि लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश को 1-1 घंटा देना है प्री के हिसाब से भी। और मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर जो बताया सर ने कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बुलडोज़र जो न्याय चल रहा था उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आई, जजमेंट भी आया है अभी, तो आप उनके नोट्स बनाते चलें अलग से। मतलब आपने लॉ को टाइम दिया, लैंग्वेज, करंट अफेयर्स और जीके को भी 1 घंटा दें, उसके नोट्स बनाते चले, वो आपके ऐसे राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब जब अभी काफ़ी कम टाइम था मेंस का, तो ऐसे राइटिंग जो लैंग्वेज था हमारा पार्ट, उसका मैंने ये किया कि मेरे नोट्स मैंने पहले बना लिए थे, अभी सिर्फ रिवाइज़ किया। और जो कुछ नए टॉपिक्स चल रहे थे उनका मैंने पूरे ऐसे नहीं बनाए। जो ऐसे में एक तरीका होता है लिखने का, उसमें मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर क्या उसकी हिस्ट्री होती है, उसके लिए मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए और उनको रिवाइज़ करता रहा। लेकिन मटेरियल आपको पहले ही तैयार करना है, ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे। एक्चुअली जो जिनका रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा हुआ है, उन्होंने क्लियर किया एग्ज़ाम, उनकी भी तैयारी काफ़ी पहले से स्टार्ट थी, तभी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। तैयारी वैकेंसी आने से पहले होती है। तो आप लॉ के साथ साथ लैंग्वेज पढ़ते रहें, करंट अफेयर्स और जीके भी पढ़ते रहें। यहाँ पे शारिक, मैं सुमन मैम को एक बार इनवाइट करूँगा। मैम प्लीज़ आइए एक बार। सुमन मैम हमारी हिंदी की फैकल्टी हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां सुमन मैम के लिए। और आलोक सर, एक बार आप भी आइए। आलोक सर भी हमारी लॉ की फैकल्टी हैं। तो हमारी जो लॉ की पूरी टीम है, तो अभी एक क्वेश्चन मैम लैंग्वेज को लेकर अभी हुआ है, तो आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैम, हिंदी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि लाइटली लेते हैं ना, लाइटली लेते हैं। तो लेकिन मैम मैं हमेशा बोलता हूँ कि इससे डिफरेंस क्रिएट इसी से होता है। प्री क्लियर होगा तो इसी से होगा। प्री में बच्चे लॉ पढ़ लेते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते। तो मैम आप बैच में, जब हमारे जो बैच चल रहा है ऑनगोइंग, एक नया बैच भी आने वाला है कल से, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो 18 नवंबर कल से हम लोग एक नया जुडिशरी का फाउंडेशन बैच जो है हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर रिसेप्शन में मिल जाएगी। तो मैम आप हिंदी में क्या स्पेशल करवाते हो ऐसा कि स्टूडेंट्स आपका बड़ा अच्छा फीडबैक मैंने सुना है कि हिंदी में अब कॉन्फिडेंस आ गया है, हिंदी अब आसान लगती है? सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाती। ये जो हिंदी को एक तो लाइट लेते हैं, मैं उनको थोड़ा सा ये बोल देती हूँ कि लाइट मत लो, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी बोलती हूँ कि हिंदी टफ भी नहीं है, बट आपको है कि एक टाइम
करना होगा, उसके लिए एक सेलेक्ट टाइम करना होगा और उसको कंटिन्यू देना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा आप लाइटली ले रहे हो तो बहुत हार्ड एंड टफ कोई चीज़ है, वो भी नहीं है। बट आप उनको क्या करो, एक टाइम स्लॉट फिक्स करो, उसको कंटिन्यू दो। आप जैसे इवनिंग टाइम में मान लो कि आप ले लो, जैसे आपने पूरे दिन सब्जेक्ट पढ़ा, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप यदि ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आपको देना होता है। आपने मान लो अपनी पूरे दिन पढ़ाई की, शाम का इवनिंग के टाइम मान लो कि जब आपकी पढ़ाई अब आपने पूरे सब्जेक्ट कवर कर लिए, उस टाइम आप अपना एक घंटा या आधा घंटा ऐसा रखो जो लैंग्वेज के लिए बचा के रखो, और उस आधे और एक घंटे को आप कंटिन्यू मेंटेन करते चलो एग्जाम तक। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। नहीं ज़्यादा इसको हार्ड लेना है कि आप 5-5, 6-6 घंटे उसी को दे रहे हो, नहीं। और ना ऐसा लेना है कि नहीं एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे, कोई मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है, उस समय देख लेंगे, वो भी आपको नुकसान कर सकता है। बस कंटिन्यू रखो और टाइम बीइंग कंसिस्टेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, जी, रेगुलर पढ़ना है। हाँ, रेगुलर रखना। जी, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, थैंक यू सर। अब एक क्वेश्चन में हमारे आलोक सर से पूछते हैं। आलोक सर के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आलोक सर की बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है हमारे यूपी और बिहार का जो सर्कल है। और सर ने यूपी के भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, सर ने बिहार के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, मेंस भी दिए हैं, सर ने इंटरव्यू भी दिए हैं। तो सर आपका क्या कंक्लूजन है मतलब इस बारे में, जुडिशरी की प्रिपरेशन के बारे में, लैंग्वेज का क्या रोल है? जैसे कि मैम ने बताया कि हिंदी आपको रेगुलर पढ़नी है, सो व्हाट डू यू फील कि बाकी सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करें टाइम को? सर जहाँ तक आरजेएस की बात है तो यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसी तरह सर हमारे बिहार यूपी में जीके का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाँ। वहाँ जीके और जीएस 250 मार्क्स का आता है सर मेंस के अंदर, और प्रिलिमिनरी के अंदर 100 मार्क्स का आता है। तो जिस तरह हम लोग जीके जीएस को लॉ के साथ बराबर टाइम देके चलते हैं, क्योंकि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनका जीके जीएस अच्छा होता है। और आरजेएस के अंदर भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना हिंदी और इंग्लिश, हम तो कहते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जी, जिनका थोड़ा भी सीबीएसई मीडियम से है और बिहार जो स्टेट बोर्ड से हैं, उनके लिए भी बहुत चिंता करने की बात नहीं है। वो थोड़ा मैम ने जैसा बताया कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर संधि से क्वेश्चन आता है, समाज से क्वेश्चन आता है, कारक से क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, आइदर वो पीवाईक्यू में आए हुए हैं या कोई भी बुक आरजेएस के अंदर जो बुक है, जो 9 से 12 तक का जो हिंदी का बुक है, वो बुक आप लोग फॉलो करिए। 100% आप प्रिलिमिनरी में भी और मेंस में भी। पहले तो सर सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड का ही एग्जाम देते थे, लेकिन जब आरजेएस का तैयारी करवाने लगे तो आरजेएस के बारे में भी बहुत पता चल गया। क्योंकि सर बिहार यूपी में क्या है कि लैंग्वेज पेपर सिर्फ पासिंग होता है जी। और लेकिन वहां पर क्या है कि जीके जीएस में जितना आप अच्छा करते हैं उतना अच्छा आपका पास होने की भी संभावना होती है। और अगर जीके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आपके रैंक खा जाते हैं। तो जब राजस्थान में आ गए तो राजस्थान में सर हम जीके जीएस के जगह पर शिफ्ट कर लिए अपने आप को लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज यहाँ पर बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और अगर आपने लैंग्वेज पे कमांड कर लिया और ढंग से लॉ को पढ़ा तो आपका 100% आरजेएस में सिलेक्शन होगा, जैसे इन लोगों का हुआ है। जी, थैंक यू सो मच आलोक सर। थैंक यू सर। अब सर एक काम करते हैं, अब सेशन को ले जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उनकी भी कुछ क्वेरीज होंगी। तो आप प्लीज़ रेज योर हैंड्स, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, जितने भी पैनल में लोग हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी दिक्कत होती है कि उनको पढ़ने के लिए मटेरियल वगैरह की तो कम होता है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आरजीएस में सिलेक्शन के बाद? क्या हिंदी मीडियम से कौन आंसर करेगा इसका? ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम अ हिंदी मीडियम, बट जो कि आरजेएस पैटर्न है वो 70% डायरेक्ट से आता है। तो ऑलरेडी डायरेक्ट तो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और अबाउट ऐसे तो हिंदी में भी ऐसे आते हैं और इंग्लिश में भी ऐसे आते हैं। आई अग्री, आपको इंग्लिश में लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी जो कि सिर्फ कंसिस्टेंस प्रैक्टिस से आएगी। और जैसे मैम कहते हैं ना कि अब जो कोर्ट में सुनवाई वगैरह होती है तो वो भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश मतलब
लैंग्वेज पे कमांड करना तो ज़रूरी है, वो बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या इससे? नो, क्योंकि आपका मीडियम अगर हिंदी है तो लॉ तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, हाँ जी, है ना। और ऐसे के लिए तो आपको वो तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से इस बार का ऐसे का पैटर्न था स्पेशली इंग्लिश का, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बट अगर आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की है तो आपकी एक लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको उस एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करती है। क्योंकि मैम मैंने 4-5 जनों से बात की थी, हमारे फैमिली में ही है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप इंग्लिश मीडियम से करो, हिंदी में मतलब शुरू से हिंदी में पढ़ी हूँ, तो एकदम से इंग्लिश में करना थोड़ा मुश्किल होगा। कैन आई ऐड समथिंग? यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता हूँ हिंदी मीडियम वाला। आप संगीता जी थी आज हमारे साथ में, तो वो भी हिंदी मीडियम से ही हैं, और जितना भी हमारा आज इंटरेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ हैव अ सीट। देखिए, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं, जैसे कि पैनलिस्ट तो आपको बता ही रहे हैं, एक तो आप डिग्लॉट बेराक ले सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद का पर्सनली बताऊं तो मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम से भी की है, दोनों मीडियम से मैंने पढ़ाई की है। और दूसरा ये है कि अगर आप डिग्लॉट बेराक ले लेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में इक्वली आने लगेगा। और इस बार ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। और दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब आप इनमें से किसी से पूछ सकते हैं कि मैं इन लोगों को बोलता था कि इंटरव्यू में आपको दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करनी है, हिंदी भी यूज़ करनी है, इंग्लिश भी यूज़ करनी है, क्योंकि राजस्थान में हिंदी काम आएगी। अगर आप दिल्ली में होंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारा काम इंग्लिश में होगा, बट राजस्थान में ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग जो होती है वो हिंदी में होती है। तो हिंदी मीडियम यहाँ पे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का आंसर है। बाकी किसी को आप में से? रिंकू जी। First of all, very congratulations to you, ma'am, sir, and thank you so much Law Prep, जिन्होंने आज हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम मैम सर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। माय क्वेश्चन इज़ टू यू मृदुल सर, जैसा आपने बताया कि आपके बड़े जो भाई हैं वो भी सर्विंग IPS ऑफिसर हैं, तो आपने वो फील्ड ना लेके एक दूसरे फील्ड में जाने का सोचा, जुडिशियल ऑफिसर बनने का सोचा। तो हाउ डिड यू डिसाइडेड दैट दिस जॉब विल सूट मी? एंड सेकेंडली, कैसे ड्यूरिंग द लॉ स्कूल, जब अपन लॉ स्कूल में स्टडीज़ कर रहे हैं, तो हाउ अपन एक फाउंडेशन जुडिशरी प्रेपरेशन के लिए फाउंडेशन कैसे बनाए? दैट इज़ माय क्वेश्चन सर। सबसे पहले तो ये था कि मैं लॉ स्कूल में था, तो मुझे पता था कि मुझे कैरियर चेंज नहीं करना था, मेरा UPSC की तरफ इसलिए नहीं जाना था क्योंकि लॉ काफ़ी हद तक आप लॉ स्कूल में पढ़ लेते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने अटेंडेंस फुल है, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो अलग से कुछ भी सिलेबस नहीं आ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। लॉ स्कूल में अगर आप तैयारी कर लेते तो आपकी 50% तैयारी वहीं पूरी हो जाती है। तो मुझे ये तो पता ही था कि मेरी तैयारी काफ़ी हद तक पूरी है, मैंने कॉलेज अच्छे से अटेंड किया था, क्लासेस सारी लगाई थी। तो मुझे ये पता था कि मैं एक कैरियर चेंज करके एंटायरली डिफरेंट फील्ड में जाने में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने लॉ काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ था। और दूसरा फाउंडेशन, जैसा सबने बताया आपको यहाँ पे, बेयर एक्ट, इस एग्ज़ाम का जो बाइबल है वो बेयर एक्ट है, उसको तो आपको डेली पढ़ना ही है। जैसे सर बताते हैं कि वो पहली रीडिंग में आपको, जैसे आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं आज, आपको समझ नहीं आ रहा, नोवेल की तरह पढ़िए, स्कीम समझिए कि बोलना क्या चाहता है, उसका स्कीम क्या है, सबसे पहले स्कीम समझिए। सेकंड रीडिंग में आप पेन लेके बैठिए, फिर आप इंपॉर्टेंट उनको हाईलाइट्स करिए, कीवर्ड जो आपको लगते हैं। थर्ड रीडिंग में आप हाइलाइटर यूज़ करिए। जैसे मेरे सारे बेयर एक्ट 3 हाइलाइटर से हाईलाइट हो रखे हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो मेरे को पता था कि ये फैक्ट्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, तो यही है मेन। तो बेयर एक्ट फाउंडेशन है, बेयर एक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ आपको लगता है, जैसे सर ने बताया, सर ने कोई और बुक यूज़ करी थी, मैंने कुछ और करी, तो आपके ऊपर है आपको कौन सी बुक सूट करती है। सर को वाली बुक करती थी, मुझे कुछ और करती थी। या आपको सिंप्लीफाई करना है, या आपकी जर्नी है, आप खुद की पूरी प्रोसेस खुद इवॉल्व करिए। आप सोचिए आपको क्या करता है, और उसमें सबसे बड़ी हेल्प करेगा PYQs। आपको पता लगेगा कि पहले क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो PYQs की हेल्प तो लेनी ही लेनी है। पहला बेयर एक्ट और PYQs। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, CRPC में जितने सेक्शन है सारे नहीं पढ़ सकते, पर आप कुछ चुनिंदा सेक्शंस को अपनी कमांड बना सकते हैं, उन पे कमांड बनाना स्टार्ट करिए। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी अटेंड करें सेशन को, तो उनको पता है कि मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि बेराक जब भी आप रीड करते हो ना, बेराक में साइड में एक स्पेस रखा करो, स्टिकी नोट्स लगा दिया करो, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको लिख लेना चाहिए। जैसे कि हमने अभी SRA की बात की, सो SRA की डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस आता है, प्रोबेट एक वर्ड आता है। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये प्रोबेट क्या है, जब हम SRA को पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हम साइड में लिख लें बेराक में स्पेस बनाकर उनका मीनिंग लिखेंगे, तो हम जितनी बार रीड करेंगे हमें पता होगा इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ये है। और इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एटलीस्ट हम लोग मार्क कर दें, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है लॉ को समझने में। तो हमारे बैचेस में भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग पहले बोर्ड पे बोलते हैं कि बेराक पढ़ो, रीड करो, बेराक पढ़ो, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो पहले जो इंटरप्रिटेशन है वो बेराक की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रीड करना। सो वो हैबिट डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इसलिए ये कोशिश करते हैं पहले बेराक पढ़ो, बेराक पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके नोट्स बनाओ। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारे एक स्टूडेंट है नितिन, उनका ये क्वेश्चन है। जी नितिन। लोग कहते हैं कि 6 से 8 घंटे पढ़ाई करके सफलता प्राप्त की जा सकती, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इससे कम घंटे करके भी सफलता प्राप्त की जा सकती है क्या? मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, नितिन प्रैक्टिस में भी हैं। नितिन ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, हाँ आप लोग इसका गलत मीनिंग मत निकालिएगा प्लीज़, आप लोग बोलोगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछा है कि 6 to 8 आवर्स से कम पढ़ने पे, बट नितिन प्रैक्टिस में भी है। तो उनका क्वेश्चन बेसिकली आप में से मैं चाहूँगा कि लक्ष्य, शारिक, अभिषेक, क्योंकि वो तीनों जेलो हैं, तो वो इसका आंसर जो है वो बेटर कर सकते हैं। शारिक आप आंसर कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपका कितना फोकस्ड हैं आप। जैसे क्या होता है कि वैकेंसी अभी रिजल्ट आउट हुआ है, अब वैकेंसी आने में काफ़ी टाइम है, तो यही टाइम है जब आप तैयारी करें। ऐसा नहीं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया फिर उसके बाद आपने तैयारी स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे क्या है, फिर आपको 10 से 12 घंटे ज़रूर देने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। और अगर अभी से तैयारी करेंगे आप कंसिस्टेंटली 6 आवर्स तो सफिशिएंट है, बट वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कंसिस्टेंसी के ऊपर। 2019 में जब 18 वाली वैकेंसी का मैंने मेंस दिया था जी, मेंस में लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, और कल मेंस दे के आया, आज मैं फिर लाइब्रेरी चला गया। तो लोगों ने बोला आपका एग्ज़ाम हो गया तो आज रेस्ट करो, आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा रेस्ट मैंने कर लिया, और अब क्या करना है, काम क्या, सिर्फ पढ़ना ही है। उसका बेनिफिट ये हुआ कि जस्ट फिर जूनियर लीगल ऑफिसर जेएलओ की वैकेंसी आ गई, और मेरी कंटिन्यू स्टडी रही कंसिस्टेंसी के साथ, तो मुझे उसका बेनिफिट जेएलओ में मिला। तो ये है कि अभी वैकेंसी लेके रिजल्ट आउट हो गया, तो ये नहीं कि आप अब फ्री बैठ जाएं कि बाद में पढ़ेंगे, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका 6 घंटे आराम से आपकी सफिशिएंट है। तो मैं लक्ष्य से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। लक्ष्य, ऑन एन एवरेज आप एक दिन में कितने आवर्स पढ़ते थे? सर जैसे मैं तो फुल टाइम पहले स्टडी करता था, तो तब तो, लेकिन जेएलओ के बाद सर 8 आवर्स तो निकल जाते थे आराम 8 आवर्स जॉब के साथ कैसे मैनेज किया? सर मेंस था मेरा, जब अभी 19 जुलाई को मेरा ज्वाइनिंग था। हाँ। फिर उसके बाद मेंस इस बार बहुत जल्दी हुआ था, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। हाँ। तो सर वो शेड्यूल बनाना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता होता था कि सुबह ऑफिस जाना है 9:30 to 10 के बीच में, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पहले वो 4 घंटे निकाल लो, फिर ऑफिस में लंच टाइम में आप 1 घंटा निकालो, फिर उसके बाद जब ऑफिस से अगर आपको थोड़ा कोई सीनियर सपोर्ट कर रहा है या कुछ भी है, तो जैसे 5 या 5:30 आप ऑफिस से निकले तो टेक हाफ एन आवर ब्रेक, फिर आप वापस पढ़ो, फिर रात को 9-10 बजे तक कंप्लीट। कॉज वही वाली चीज़ मैं बोलूँगा कि आप कितने डिटरमाइंड है अपने गोल को लेके, ये बहुत मैटर करता है। ये सेक्रीफाइस वाली चीज़ों में नहीं आता कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, ये सारी चीज़ें जब रिजल्ट में आपका नाम लिखेगा तो वो ब्लिंक ऑफ आई में सारी चीज़ें वो हो जाएगी कि वर्थ इट है। वाह क्या बात कही आपने। अभिषेक, एक बात बताइए, मैं मान लीजिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं अपार्ट फ्रॉम क्लासेस अटेंड करने के अलावा मैं दिन के सिर्फ 3 आवर्स दे पा रहा हूँ प्रिपरेशन के लिए, बट मैं रेगुलर हूँ, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? सर ये आप पे डिपेंड करता है, वो 3 आवर्स आप 3 आवर्स जैसा ही दे रहे हो या फिर वो 3 आवर का 1 आवर ही हो रहा है, राइट? तो वैसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप डिस्ट्रैक्शन जितने कम कर सको ना अपनी लाइफ में उतने रखो। जितना आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहोगे उतना हेल्पफुल रहेगा। स्पोर्ट्स भी खेलें, सब कुछ करें, टाइम डिवाइड रखें। मैं तो यूजुअली डिवाइड करके रखता था कि 9 से 1 पढ़ना है, फिर लंच करना है, फिर 2 से 6 पढ़ना है, फिर खेलने जाना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इफेक्टिव जो आपकी प्रिपरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है मेघा, बताइए आप, कि ये ज़रूरी है कि मतलब एक होता है कि हमने 4 घंटे पढ़ाई करी, 2 घंटे हमने सोचा कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, 1 घंटे हमने ये सोचा कि मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं, और बचे 1 घंटे में 45 मिनट्स पढ़ाई कर ली, क्योंकि 15 मिनट्स का टी ब्रेक, वाटर ब्रेक
तो आपको ऐसे ख्याल नहीं आते थे आपको कुछ ऐसा? नहीं सर, मेरा मानना है कि अगर पढ़ रहे हो आप तो 2 घंटे भी इनफ है, अगर आप दिमाग लगा के उस टाइम बस पढ़ाई अगर आप फोकस्ड हो तो जी। 2 आवर्स भी इफेक्टिव है। हाँ सर, और ऐसे अगर अपन बुक लेके पूरा दिन भी बैठे तो हाँ, ये मैंने कई लोगों को देखा है कि दिन भर बुक लेके बैठे रहेंगे और पूरे एरिया को लगता है, पूरी कॉलोनी को लगता है अरे ये तो बहुत पढ़ता है। वो उसकी सिर्फ आंखें ही बुक पे होती है और वो खुद कहीं और होता है। वो पहले एक योगा की टेक्निक होती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने एक बुक पढ़ी थी, योगी कथामृत, राइट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक मैंने बुक पढ़ी थी। तो उससे बता रखा था कि योगी एक जगह पर होते थे लेकिन दूसरी जगह पर ट्रैवल कर लेते थे। जी। तो ये जो टैलेंट है या तो योगी लोगों में होता था या उन एस्पिरेंट्स में होता है जो दिखाते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं करते। ऐसे कुछ योगी हमारी क्लास में भी आते हैं। जी। तो मैं भी उन योगी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार क्लास में, वापस क्लास में आ जाइए, वापस क्लास में बने रहो, क्लास में फोकस करो। इसलिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं क्लास एंटरटेनिंग हो, इंजॉयबल हो, क्लास में वो इंजॉय करें। और इसलिए मैं बार बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हर क्लास में बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि कल क्या पढ़ा था। सर मैं इस चीज़ से बचने के लिए बोल बोल के पढ़ती थी सर। अगर बोलते ना अपन तो अपना अटेंशन बना रहता है, और अगर मन से पढ़ती तो अपना दिमाग ट्रेवल करने लगता है। वेरी गुड। तो सर मैं तो हर टाइम बोलती रहती थी, और सर मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आज जैसे सीपीसी का 2 ही प्रोविजंस पढ़े तो कल पहले उन 2 को रिवाइज करूंगी फिर कुछ नया पढ़ूंगी। तो ऐसे लास्ट तक तब आया था, तब मैं 1 घंटे में पूरा सीपीसी वर्बली बोल लेती थी बिना बुक के। और सर ऐसा सारे सब्जेक्ट के साथ हो गया था। जो क्रिमिनल माइनर से वो 15 मिनट में पूरे रिवाइज हो जाते थे। तो सर रिवाइज करना बोल के पढ़ने से हमारा फोकस जो है वो बनता है। जी सर। जी। और बाकी ऑडियंस में किसी और की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है? अरे अभी भी काफ़ी क्वेश्चन है ऑडियंस के। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आरजीएस में 20 सब्जेक्ट्स हैं एंड मैम एक दिन में मैम इतने सारे सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं जाते हैं। मैम उन सब्जेक्ट के बीच में कितना कितना गैप होना चाहिए? ये ऐसे बोलते कि 5 सब्जेक्ट एक दिन में कर लो, फिर 5 सब्जेक्ट दूसरे दिन में कर लो, फिर भूल जाते हैं मतलब सेक्शन में। मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी था कि मैं एक क्रिमिनल अगर मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया जो कि मेजर है, तो मैं उसके साइमल्टेनियसली एक सिविल का माइनर सब्जेक्ट लेती थी। ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ो, आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट अपनी चॉइस से उठाओ, उनको कंप्लीट करो और बार बार रिवीजन के साथ कंप्लीट करो। आज हो सकता है आपको एक सेक्शन को पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है, लेकिन कल अगर आप उसको वापस पढ़ोगे ना तो हो सकता है अगले दिन आपको 30 मिनट लगेंगे, फिर वापस आप उसको अगले दिन रिवाइज करोगे ना तो 15 मिनट लगेंगे। ऐसा वो जो टाइम स्पेन है ना वो शॉर्ट होता जाता है। तो ये नहीं है कि एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और एक भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। 2 सब्जेक्ट उठाओ या 3 सब्जेक्ट उठाओ, जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, अगले दिन वापस उसको रिवीजन करो। ऐसा करने से जो हमने जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो छोटा होता जाएगा, और जब एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आप खुद फील कर पाओगे कि आपने 2 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मैम उसके साथ मतलब एमसीक्यूज भी सॉल्व करें। डेफिनेटली हर बार जब भी आप प्रोविज़न पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू उसी दिन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में रहता है। और प्लस ये कि अगर हमने एमसीक्यू लगाया है और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लग रहा है कि यार ये यूनिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसको उसी टाइम सॉल्व करना है। और हो सके तो उसको अपनी नोटबुक या जो भी डायरेक्ट है उसमें लिख लो, ताकि जब अगली बार आप पढ़ो तो उसका आपका ध्यान उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वापस चला जाए। ओके मैम, थैंक यू। एक मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन था सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि जुडिशरी की कोचिंग लेने के क्या क्या एडवांटेजेस आपको लगते हैं, कि उससे आपको लगता है कि प्रिपरेशन का जो कर्व है वो थोड़ा कम हो जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, तो व्हाट डू यू फील कि वहाँ पे, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मेंटोर की या आपके एक गुरु की वहाँ पे क्या रोल रहता है एस्पिरेंट के अलावा? सर जो जुडिशरी की जो प्रिपरेशन है उसमें जो बाइबल, गीता, जो भी कुरान है वो हमारी डायरेक्ट है जी। डायरेक्शन के लिए कोचिंग हो ज़रूरी है अगर आप, बट सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पे चलना एग्जैक्टली रास्ते पे चलना आपको ही है। बिल्कुल। अभिषेक, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? जैसा मैम ने कहा कि आपको सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सर तो जैसे पढ़ाएंगे तो वो पढ़ा देंगे, पर आप कितना पढ़ रहे हो उससे, आप कितने डे बाय डे एफर्ट्स लगा रहे हो उसकी तरफ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो एक लर्निंग कर्व जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, टाइम हमारा बच जाता है। अगर हम एक गाइडेंस किसी की ले लेते हैं, अगर हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो वो हमारा टाइम एक बच जाता है, हम वो टेक्निकल टर्म समझ जाते हैं जो कि बेराक में मेंशन्ड है। आपका टाइम बहुत सेव होगा। टाइम बहुत सेव होगा, तो ये एक एडवांटेज मिलता है कि अगर आपके पास में सही गाइडेंस और सही मेंटोरशिप है, राइट। अब वहाँ से एक और क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने लॉ में एडमिशन लिया, अपनी कॉलेज रनिंग में है, तो हम ऐसा मतलब क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें कि हम जैसे किसी का 3 साल का टाइम होता है, किसी के 5 साल का टाइम होता है, तो एटलीस्ट 3 साल में हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें कि हमारा पूरा सिलेबस, जैसे हमने कॉलेज अटेंड किया 6 घंटे वहाँ दे के आ रहे हैं, उसके बाद हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, असाइनमेंट्स भी पूरे कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन भी चल रहा है, फिर भी हम अपना RGS का सिलेबस कवर कर लें। देखिए इसमें ये है कि आप कॉलेज में हैं या तैयारी कर रहे हैं, पढ़ तो आप लॉ ही रहे हैं, तो आप जब लॉ पढ़ेंगे तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि लॉ को किस तरीके से पढ़ना है, पहली चीज़ तो। फिर जो मेजरली के सब्जेक्ट्स, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो जो RGS में है वो हमारे लॉ उसमें भी आते हैं। तो अच्छी बात ये है कि आप लॉ के जब पढ़ रहे हैं कॉलेज में तो आप उनको डीपली पढ़ सकते हैं। जब आप फाइनल सेमेस्टर में आए या फिर आप फाइनल ईयर्स में आए, सेकेंड ईयर में 3 ईयर कर रहे हैं, तो उस टाइम आप थोड़ा फोकस हो जाएँ उन सब्जेक्ट्स पे जो RGS का सिलेबस या अदर जुडिशियल सिलेबस है। तो इसके साथ साथ क्या है कि पहले तो आप डीप में पढ़ें, और जब एग्ज़ाम के नज़दीक आते जाएँ, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है, तब उनको एग्ज़ाम पर्पज़ से और अच्छे से पढ़ते जाएँ। तो ये आप कर सकते हैं। सर हमें प्रॉपर बुक्स की हेल्प लेकर डीपली जाना ज़्यादा। देखिए अभी जैसे जब आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तब तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होना चाहिए, बट जब अभी जितना टाइम आप दे रहे हैं उस टाइम बुक्स पढ़े तो बेटर है कि आप उस टाइम बुक्स भी पढ़ सकते हैं, टाइम है कॉलेज टाइम पे। लेकिन जब लास्ट फेज़ में आप एग्ज़ाम देने के टाइम पे आ जाते हैं, आप जब एलिजिबल हो जाते हैं, उस टाइम तक तो ये होना चाहिए आपके पास सारी चीज़ें कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए, बुक्स पढ़ी है आपने वो भी, और फिर वो एग्ज़ाम टाइम पे आप इजीली रिवाइज करते रहें उस टाइम पे। थैंक यू सर। सर मेरे को ये पूछना था कि मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें कई टीचर्स कहते हैं कि आपको पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए और कई कहते हैं कि नहीं बनाने चाहिए, तो उनमें कितना रेशो रहना चाहिए कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो और कितने पॉइंटर्स या फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं? इसका लक्ष्य प्लीज़ आंसर। इसमें ये पहले जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, और ये सिर्फ प्रिल्यूड ही है कि फ्लो चार्ट्स बना लेंगे वहाँ पे, ये 2-3 चीज़ें कर लेंगे, बट जब वो एग्जामिनेशन प्रेशर में आप होंगे तो उन्होंने जो सिंपल चीज़ पूछा होगा आपको उसके की इंग्रेडिएंट्स भी याद है, अगर आप वो भी मेंशन कर दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें एक सजेशन मैं दूंगा कि आप पॉइंटर्स में ही आंसर लिखना, मतलब एक पैराग्राफ फॉर्म में एक आंसर मत लिखो, बिकॉज इट समटाइम्स गेट बोरिंग फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू चेक इट, बट अगर आप की पॉइंट्स में एक इंग्रेडिएंट्स मेंशन करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे फ्लो चार्ट का कुछ कंपल्शन नहीं है जितना मेरे को नॉलेज है। और सर जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें बड़े वाले क्वेश्चन जैसे जजमेंट राइटिंग आएंगे, और अगर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड आ गया तो उसमें फ्लो चार्ट बनेगा नहीं। मतलब एक बहुत बेसिक सा चीज़ है कि फ्लो चार्ट्स का ऐसे इंपॉर्टेंस इतना नहीं है जुडिशरी के एग्जाम में। बाकी याद आप जो बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट्स की, आपको याद करने के लिए वो काम आएंगे। मेंस आंसर राइटिंग में जो बताया पॉइंट्स करके वो गरीब, पर फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो आपका रिवीजन जल्दी होगा, आपको याद बहुत जल्दी होगा, और आपके माइंड मेकअप मेमोरी अच्छी शार्प रहेगी उससे, तो वहाँ फ्लो चार्ट्स काम करते हैं डेफिनेटली। मेंस आंसर राइटिंग में आपका ये भी होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग के लिए आप 1 घंटा रखें, कोशिश करें कि ड्राफ्टिंग के लिए आप पूरा 1 घंटा बचा के रखें, बाकी 2 घंटे में बाकी क्वेश्चंस पूरे करें। थैंक यू सर। सर मेरे को प्री का पूछना था कि जैसे कहते हैं कि MCQ आपको एक मेजर सब्जेक्ट के अप्रोक्स 2500 के आसपास लगाने चाहिए या 3000 लगाने चाहिए, अगर हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं तो क्या हम और अप्रोच करें या फिर उन्हीं को रिफाइन करें और रिफ्रेश मेमोरी में ला के उनको ही करें? तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपने लगा लिए ना वही बार बार लगाते रहिए और बेरेक्स पढ़ते रहिए, हो जाएगा। एक बुक के लिए मेनली ये है कि एक बुक के लिए रहे, जैसे अगर सिंगल से लगा लिए, सिंगल्स की आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, थैंक यू। और बेरेक्स पढ़ते रहिए रेगुलरली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही निकल के आ रहा है कंक्लूजन, बेरैक्स पढ़िए। और आप में से किसी का था फ्लो चार्ट को लेकर क्वेश्चन था, उसका मैं आंसर कर देता हूँ कि मैं खुद अपनी क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा मैं फ्लो चार्ट्स काफ़ी यूज़ करता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो फ्लो चार्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ उसका पर्पस क्या होता है कि फ्लो चार्ट हमें रिविजन में हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। उससे जो हम नोट्स बनाएंगे हम 1 दिन में 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में जाएंगे ना तो हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इतनी क्रिएटिविटी लगाकर फ्लो चार्ट बना दें।
मैं भी जो क्लास में फ्लो चार्ट्स बनाता हूँ बहुत सारे, वो इसलिए क्योंकि मेरी इतने सालों की वो प्रैक्टिस है और उस प्रैक्टिस की वजह से मुझे वो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन यही है सबसे इंपॉर्टेंट मेंस आंसर राइटिंग में कि आप लोग पॉइंटर्स में लिखें। वो पॉइंटर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रीज़न रहा है, ये जो आपने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स हम हमारी क्लास में डिस्कस करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में लिखवाते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैच में हैं, अगर आप यहाँ क्लासरूम में आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो ये हमारी हर क्लास में कोशिश रहती है। एंड मतलब इतने आपके सामने बैठे हुए इतने सारे आरजेस बैठे हुए हैं, वो सब अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कि इन्होंने भी जो इम्प्लीमेंटेशन किया है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस उसी से क्रिएट हो रहा है। सब लोग ये बात कह रहे हैं बेरैक्ट इज इंपॉर्टेंट, सब लोग बोल रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे टीचर की बात सुननी है, मुझे बेरैक्ट पढ़ना है, मुझे चार्ट्स बनाने हैं, पॉइंटर्स में लिखने की प्रैक्टिस करनी है एंड न्यूज़पेपर भी पढ़ना है ताकि मेरा जीके इंप्रूव हो, मेरा आईक्यू का जो लेवल है, लॉजिकल थिंकिंग जो मेरी है, वो लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें इतने सालों से, लगभग 13 ईयर्स, इट्स बीइंग 13 ईयर्स नाउ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को बता रहा हूँ। लेकिन डिफरेंस यही है कि जो उन बातों को सुन रहा है और सीरियसली लेकर इंप्लीमेंट कर रहा है, उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है और वही लोग आकर फिर अपनी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। एट लॉ प्रैप जुडिशरी हम लोग जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा योद्धा बैच, फाउंडेशन बैच जो कल से स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में भी मैं और हमारी पूरी टीम, चाहे वो आलोक सर हो, चाहे सुमन मैम हो, और भी हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, हम सब लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू तक प्रिपरेशन करवाएं, आपकी हैंड होल्डिंग करें। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच में जिनके साथ में मैं इतना तक बोलता हूं कि आप लोग कभी भी मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, हम लोगों को घर मत जाने दो, बट प्लीज डाउट पूछो, प्लीज आस्क, डाउट्स पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए। हम आप लोगों के लिए तैयार हैं अगर आप तैयार हैं, और जब तक आप खुद पर्सनली तैयार नहीं होंगे ना, तब तक आप लोगों को कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे बैक स्टेज मिले थे, पूछ रहे थे बैच के बारे में। तो बैच के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको रिसेप्शन पे मिल जाएंगी। सेशन के बाद में आप रिसेप्शन पे जाकर आप बैच के बारे में जो कल से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप ले सकते हैं, डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन फील द डिफरेंस। सो आज के सेशन को कंप्लीट करने से पहले, इतने फ्रूटफुल सेशन को कंप्लीट करने से पहले, मैं एक बार माइक वापस हैंड ओवर करूंगा नुपुर मैम को। सो नुपुर मैम, अगर फेलिसिटेशन सेरेमनी। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबडी फॉर द पेशेंस। आई होप आपका आज का दिन बहुत फ्रूटफुल रहा हो। थैंक यू फॉर ऑल द डिग्निटरी पैनल पीपल हु आर हियर विद अस। उन्होंने अपना एक अमूल्य समय निकाला और हमारे साथ में यहाँ आए, अपने इंस्पायरिंग स्टोरीज से हमें इंस्पायर किया, हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। सो वन गिफ्ट फॉर एवरीवन इज, हम लोग आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। वी हैव a very specialized booklet for you. आप प्लीज़ वो बुकलेट लेके जाइएगा आपके प्रिपरेशन में। ये सब करने के लिए लॉ प्रेप जुडिशरी, दिस वाज आवर फर्स्ट ईयर एंड वी हैड 123 selections. पहले साल में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, अगले साल हम ये दुगना करके दिखाएंगे। इन द क्लैट फील्ड वी हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 24 years एंड जुडिशरी में अब हमने हमारी धाक जमाना चालू कर दिया है। सो नाउ विल स्टार्ट द फेलिसिटेशन सेरेमनी। आई वुड रिक्वेस्ट हिमाग्न सर, आई वुड रिक्वेस्ट साक्षी मैम टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, a token of love and gratitude from Law Prep Judiciary. I would now request Megha ma'am. A huge round of applause, everyone. Abhishek sir, please be with us. Can we please have Mrudul sir with us for the felicitation? Mohammad Sharik sir, can you please come ahead? And last but not least, Lakshya Chawla sir to be present here for the felicitation. We really hope and we really wish कि आज का ये जो इवेंट है आप हमेशा याद रखें, और जब नेक्स्ट ईयर
हम ऐसा कोई इवेंट रखें, नेक्स्ट जब RJS का रिजल्ट आएगा तब आप लोग भी उस पैनल में हो और आप लोग ये बात बोलें कि हमने एक इवेंट अटेंड किया था जो लॉ प्रैप जुडिशरी ने करवाया था और इस इवेंट में हमने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी कोर्ट में वो चेयर जो है RJS वाली वो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको वो अपनी मंजिल जो है वो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।